तो यार आज के पॉडकास्ट में हम लोग को क्रिकेट का सीजन जो फाइनली खत्म हुआ है उससे कुछ नई चीज़ें मिली हुई हैं। ओलंपिक्स अभी खत्म हुए हैं एंड ओलंपिक्स से रिलेटेड भी एक फन टॉपिक हम लोग करेंगे। राइट हम लोग को एक पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर है उन भाई साहब ने काफ़ी कुछ बोला है इंडियन टीम के बारे में। आई लव दीज टॉपिक्स भाई, तो जब ऐसे बात करनी होती है ना हम लोग सोचे थे कि क्या कवर करना है एक्चुअली क्रिकेट में, क्योंकि कुछ है नहीं ज़्यादा। एंड फिर वो मतलब पाकिस्तान ने बना के दे दिया कंटेंट, तनवीर भाई ने हमें मजे दिला दिए। हाँ, और फिर एक बहुत इंटरेस्टिंग हमने जो टॉपिक सोचा हुआ है कि एक फन टॉपिक होने वाला है, अगर 2028 का ओलंपिक्स जब होगा उसमें इंडियन क्रिकेट टीम की क्या प्लेइंग 11 होनी चाहिए। राइट। एंड फुटबॉल में भी हम लोग को 2 टॉपिक्स कवर करने हैं। हमारे फेवरेट क्लब्स बार्सिलोना मैड्रिड सीजन इसी हफ्ते स्टार्ट होने वाला है एंड अब मतलब एक हफ्ता ही बचा, एग्जैक्टली 6-7 दिन ही बचे हैं। सो वॉट वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस गोइंग इनटू दिस सीजन, क्या स्ट्रैटेजी रहेगी उनकी, क्या लाइनअप रहनी चाहिए, क्या वीकनेसेस है, क्या स्ट्रेंथ्स है, क्या प्रेडिक्शन होगी हमारी, सबको डिस्कस करेंगे। बट स्टार्टिंग विद तनवीर भाई एंड अगेन भाई थैंक्स फॉर प्रोवाइडिंग अस कंटेंट। उनका खुद का यूट्यूब चैनल है जिस पे उन्होंने ये सब चीज़ें बोली हैं। सो लेट्स डाइव राइट इनटू इट। स्टार्ट उनने ऐसे करा है, अभी जो इंडिया श्रीलंका की सीरीज हुई थी उसके कॉन्टेक्स्ट में चीज़ बोली गई है, जब ये चीज़ इतनी एग्जैजरेट करके बोली गई है ना कि नहीं भाई स्पिनर्स अगेंस्ट तो इंडिया की हालत ख़राब है और अगर यहाँ पे चैंपियंस ट्रॉफी हो गई तो एकदम बर्बाद हो जाएंगे हम लोग, जैसे एग्जैजरेट करके बोला गया है। यहाँ पे तनवीर भाई ने ही मतलब उन्होंने ट्रेन राइड करी है प्रॉपर। जिनको नहीं पता, तनवीर अहमद एक एक्स क्रिकेटर है पाकिस्तान। हाँ, सो उन्होंने बोला है ऑल द न्यू बैटर्स इन दिस इंडियन टीम एट द मोमेंट barring Rohit Sharma and Virat Kohli, they cannot carry forward this batting lineup in the future. क्यों बोला है? You see what happens to the Indian batting lineup from here on in the future. The bowling lineup might work it out, but the batting lineup will find it difficult. They might score in their home conditions on flat pitches, but on pitches where the ball turns, seams and swings, this batting lineup for India does not have the life to bat in those conditions. तो हिंदी में बता दो सबको। So basically उन्होंने ये बोला है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली के जाने के बाद इंडियन की जो बैटिंग लाइनअप है, गाइज लाइक शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, ये लोग कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे उस लेगेसी को। मतलब इंडियन टीम का लेवल इसके बाद गिरने वाला है गंदा, ये इनने बेसिकली बोला है। ये लोग पेस कंडीशन, स्पिन कंडीशंस, इन सब में खेलने, हाँ ये सब नहीं खेल पाते। एंड वही अगेन उस कॉन्टेक्स्ट में बोला गया जो कि श्रीलंका में हुआ था। भाई द पॉइंट इज, इसके बाद जो इन्होंने बोला मुझे मेन चीज उसमें प्रॉब्लम, पहले इस पॉइंट को कवर कर लो ना फिर चल आगे। मतलब इसमें लाइक दिस नॉट मच टू कवर, मतलब दिस इज सच एन इडियोटिक स्टेटमेंट टू से, क्योंकि इन अ कंट्री लाइक इंडिया जहाँ पे क्रिकेट कल्चर इतना डीप रूटेड है, एंड आई थिंक ये इंडिया इज अ यूनिक कंट्री इन दिस केस, क्योंकि हमारे पास टैलेंट पूल इतना बड़ा है कि ये जो पॉइंट है ना एग्जैक्टली कि कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएगा। पहली बात एकदम टॉप पे इंडियन टीम इस टाइम पे। सो जो भी अपना डेब्यू देता है ना, हम लोग क्यों देखते हैं कि जो लोग अपना डेब्यू देते हैं, जैसे रियान पराग ने ओडीआई में डेब्यू दिया, उसने इतना अच्छा परफॉर्म कर दिया बिकॉज इतनी ग्राइंड के गो थ्रू वो लोग जाते हैं। उसके जब उन्हें फाइनली वो मौका मिलता है तब तक वो ऑलरेडी रेडी होते हैं उस मोमेंट के लिए, एंड इसलिए बहुत ज़्यादा प्रेशर लगता नहीं भी उन्हें एक्चुअली में परफॉर्म कर पाते। सो मेरा पॉइंट बस ये है कि एज लॉन्ग एज यू आर प्लेइंग क्रिकेट इन इंडिया, जिसका प्रोबेबिलिटी कुछ यूपीएससी के ऑलमोस्ट जितना या फिर उससे ज़्यादा डिफिकल्टी है, राइट, उससे डिफिकल्टी है। सो वहाँ पे अगर आपको उस लेवल पे पहुँचना है तो यू हैव टू बी अ मास्टर ऑफ ऑल थिंग्स। आपको हर जगह खेलना आना चाहिए, जो कि आई एम नॉट सेइंग कि सबको हर जगह एग्जैक्टली खेलना आएगा, हर कोई सेंचुरी मार देगा जाके, बट बेसिकली आपसे एक्सपेक्ट यही करा जाता है कि आप हर कंडीशन में जाके खेल सकते हो। सो ऐसी कंट्री में उसके बारे में आपने ऐसी चीज़ बोली है, बहुत इडियोटिक चीज़ है ये बोलना कि विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, युवराज सिंह, वीरेंद्र सहवाग, इनके बाद भी लोगों ने यही बोला होगा भाई कि स्टैचर के प्लेयर्स चले गए, अब नेक्स्ट कौन होगा, कैसे ले जाएंगे। एंड ये बहुत एक स्मूथ ट्रांजिशन फेस चल रहा है इस टाइम पे इंडियन टीम का, जहाँ पे जो यंग जो ब्लड है हमारा वो एकदम उस लेवल पे नहीं पहुंचा जहाँ पे विराट कोहली वगैरह ऑलरेडी पहुंच गए थे जब सचिन तेंदुलकर जाने वाले थे। सबको पता था कि ये नेक्स्ट बिग थिंग है, हमें पता है शुभमन गिल नेक्स्ट बिग थिंग है, बट अभी बहुत सारी चीज़ें देखनी बची है हमें शुभमन गिल से। सो एक स्मूथ ट्रांजिशन पीरियड है, बट जो क्वालिटी है हमारे पास प्लेयर्स की, यशस्वी जायसवाल ने अभी टेस्ट सीरीज में ये चीज़ दिखाई थी, शुभमन गिल ने लास्ट सीजन 2023 पूरा सीजन दिखाया ये चीज़। जिस तरीके से हमने वर्ल्ड कप डोमिनेट करा था, श्रेयस अय्यर जैसे लोग जिनने वर्ल्ड कप इतना अच्छा खेला था, केएल राहुल भी है भाई हमारे पास, तो उन सब प्लेयर्स को ऐसे डिसरिगार्ड करना और इतनी स्टूपिड चीज़ कहना इतनी ओपनली, अगेन ये हो सकता है कि ये पीआर स्टंट हो कि भाई उन्हें अटेंशन चाहिए होगी, और इससे बेटर क्या, आपने विराट कोहली रोहित शर्मा का नाम ले लिया, फिर पूरी इंडियन टीम को
उनके साथ डाल दिया तो अटेंशन मिल गई आपको। बट ये जो भी बोला, आई थिंक एक एक्स क्रिकेटर से आना बहुत शर्मनाक है और बहुत बेइज्जती की बात है भाई। मेरे हिसाब से ही इज नॉट एंटायरली रॉन्ग। ओके। मतलब मैं तो अगर देखो जितने भी लिसनर्स हैं मैं उनसे भी कहूंगा कि सबसे पहले पाकिस्तान और फिर इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया सेकंड नंबर पे। इन तीनों से अगर कुछ भी कोई बोलता ना तो हम लोग का पहला इंस्टिंक्ट होता है भाई आके मार दो। तो कैसा बोल देंगे, हिम्मत कैसे होगी। पर अगर मैं उस बंदे की नेशनैलिटी हटा दूं एक सेकंड के लिए, क्योंकि अगर पाकिस्तानी वो आएगा तो वो इंडिया पाकिस्तान का सेंटिमेंट सबके दिल में रहता है। एक नॉर्मल इंसान की तरह सोचूं और अगर वो ये कह रहा है कि रोहित शर्मा विराट कोहली के जाने के बाद इंडियन बैटर्स को लेगेसी कैरी फॉरवर्ड करने मुश्किल होने वाला है बिकॉज इनसे स्पिन नहीं खेला जा रहा अच्छे से, वो बात सच है भाई। नहीं खेला अभी नहीं जा रहा ना। अगर तुम पिछले आई थिंक 2016 से है ये स्टडी या कौन सी थी, क्रिक इन्फो को क्रेडिट दूंगा मैं, उन्होंने निकाली थी। अगर आप स्टैट्स देखोगे इंडिया के बैट्समैन के वर्सेस स्पिन, वो सिग्निफिकेंटली गिरे बहुत ज्यादा। ओके। साइंस वर बिगनिंग टू शो सिंस पोस्ट 2011 वर्ल्ड कप, जब हम लोग 4-0 हारे थे ऑस्ट्रेलिया में जाके और इंग्लैंड में जाके। तब वहाँ पे हमारे पेसर्स के अगेंस्ट और सीम और स्विंग के अगेंस्ट थोड़ा सा वो दिखना शुरू हुआ था। उसके 2-3 साल में इवेंचुअली जब हमारे होम सीजन में कई सारे टेस्ट मैचेस होने शुरू हुए थे, जब अश्विन और जडेजा फ्लरिश करके निकलना शुरू हुए थे, दिस इज ऑल्सो द टाइम जब क्रिकेट इन द वर्ल्ड क्रिकेट इन जनरल बहुत पोलराइज होना शुरू हो गया था। कि अब इंडिया में आ रहा हो तो भाई एकदम ही टर्नर्स मिल रहे हैं, बाहर जा रहा हो तो एकदम ही सीमिंग कंडीशंस मिल रही हैं। 2010s के डिकेड में ना उतना ज्यादा पोलराइजेशन नहीं है जितना 2010s के 2000s के डिकेड में इतना पोलराइजेशन नहीं है जितना 2010 के बाद से रहा है। Okay. ये तुम स्टैटिस्टिकली देखोगे तुम्हें ये स्टडी समझ में आ जाएगी। तो डेफिनेटली इंडिया के बैट्समैन की जो एक करंट जनरेशन है, दे आर नॉट एज गुड अगेंस्ट स्पिन एज सचिन द्रविड़ वर परहैप्स। ये बहुत ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सच है, परहैप्स मैं कह रहा हूँ। अगर कोई मना भी करेगा तो भी मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ। बट डेफिनेटली विराट कोहली और रोहित शर्मा जितना अच्छा खेल रहे हैं, अभी बाकी जो नई जनरेशन आ रही है वो उसके पास भी नहीं है। एंड पता है मुझे, जो मैं तुम्हारी चीज जिससे मैं अग्री करता हूँ, जो पीआर स्टंट यहाँ पे करा गया ना, वो क्या है कि इस बंदे ने श्रीलंका की सीरीज को एज अ स्टडी ग्राउंड लेके बोल दिया है कि रोहित शर्मा विराट कोहली के अलावा कोई नहीं खेल सकता। विराट कोहली ने भी कितने रन मारे। मैं वही कहने वाला था कि ये जो भी हम स्पिन में डिक्लाइन देख रहे हैं वो तो हमें विराट कोहली गेम में भी दिखा है। पर जानबूझ के विराट कोहली का नाम नहीं बोल रहा बिकॉज फिर यूट्यूब कमेंट्स में उसको गाली पड़ेगी। प्लस मुझे वैसे भी लगता है कि अभी हम जो भी ये कंपेयर कर रहे हैं रोहित शर्मा विराट कोहली, भाई वो कितना खेल चुके अभी सीजन में अपने पूरे करियर में, उसके बाद दे हैव बीन सो गुड। हम लोग शुभमन गिल मतलब यार, बट टू देयर क्रेडिट जब सचिन रिटायर होने वाला था 2013 में, तब तक विराट कोहली ऑलरेडी बहुत बड़ी चीज थी। तब तक रोहित शर्मा का अपस्विंग शुरू हो गया था 2013 में, उसने ओपनिंग करनी शुरू हुई थी। कैन वी से द सेम थिंग अबाउट शुभमन गिल? कैन वी से द सेम थिंग अबाउट अदर गाइज लाइक श्रेयस अय्यर कि वो लोग स्पिन कंडीशंस में इतना अच्छा खेल सकता है? आई हाईली डाउट, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। मैं तभी ये कहने वाला था कि ये ट्रांजिशन फेज इतना यूनिक है क्योंकि 2011 वर्ल्ड कप के बाद जो भी हुआ था हमें सब चीज पता था कि कौन बंदा किसका रिप्लेसमेंट है, कौन कहाँ पे खेलने वाला है, कौन नेक्स्ट बिग थिंग है, कौन सेकंड बिगेस्ट थिंग है। ये सब चीज़ें हमें उस टाइम पे पता थी। रोहित शर्मा विराट कोहली ऑलरेडी उस लेवल पे पहुंच चुके थे। एंड यहाँ पे कुछ लोग आर्ग्यू करेंगे शुभमन गिल के लिए, बट वही अभी भी देयर आर डाउट्स एंड वो अभी उस लेवल पे नहीं पहुंचा शुभमन गिल। बट एक मीम था ना कि वो कह रहा था कि Have you ever seen कि एक मच्छर ने किसी का डाउनफॉल कर दिया शुरू? हाँ, डेंगू वाला मच्छर। जब से बेचारे को डेंगू है तो उसके रन नहीं बन रहे। पर मैं स्टिल में अभी भी यही कहूंगा कि जितना मुश्किल होता है यहाँ पे एक क्रिकेट टीम के अंदर आना, उसमें इतनी एक्सपेक्टेशंस होती हैं आपसे, आपको बार बार कुछ भी कॉम्प्लिसेंसी का कुछ स्कोप होता नहीं यहाँ पे। एंड अगर यहाँ पे अभी चैंपियंस ट्रॉफी होती है और ऐसी कंडीशन ही मिलती है और अल्टीमेटली इंडिया यहाँ पे कर करके जीत भी जाती है, तो फिर नैरेटिव एकदम से ही चेंज हो जाएगा। एंड इसमें पता है ये जो बात इसने बोली है कि स्पिन उतना अच्छा नहीं खेलते जितना ये लोग खेलते हैं, हम लोग ओवरऑल बस पूरी पिचेस ही देखे जो इसने फ्लैट पिचेस वाली चीज़ बोली है। भाई फ्लैट पिचेस तो मतलब कोई सिर्फ ऐसा थोड़ी कि सिर्फ इंडिया में हो रही है ये चीज़, ये तो पूरे क्रिकेट में हो रही है ना। तो ये जो बेसिकली स्किल है कि स्पिन को कैसे खेलना है, एकदम सीमिंग कंडीशंस में कैसे परफॉर्म करना है, ये फिर ओवरऑल सारे क्रिकेटर्स ही खत्म हो रहे हैं। ये मैं बोलने वाला था कि शुभमन गिल इन सब की बात नहीं है। आप इंडियन क्रिकेट टीम को इन आइसोलेशन लेके नहीं बोल सकते। अगर हम एब्सोल्यूट टर्म्स में बात करें तो क्या इंडियन क्रिकेट टीम की जो नई जनरेशन आई है उसको स्पिन खेलने की एबिलिटी में थोड़ा सा अभी करंटली डिक्लाइन है कि नहीं? हालांकि ये सब लोग अपने 20s में, तो हो सकता है ये बेटर कर लेंगे और करना भी चाहिए। पर इस वक्त अगर बात करी जाए सिर्फ एब्सोल्यूट टर्म्स में तो हाँ, थोड़ा डिक्लाइन तो है।
बट वो डिक्लाइन हर जगह है भाई। हाँ। तुम इंडिया में टेस्ट मैच खेलने का प्रिविलेज पाकिस्तान के पास तो है नहीं, और जिस भी कंट्री में होता है उनसे जाके पूछ लो कि जब वो इंडिया में आते उनकी क्या हालत हो रही होती है। तो क्लियरली अगर इंडिया के प्लेयर्स पर नहीं खेल पा रहे तो ऐसा नहीं कि बाकी लोग बहुत अच्छा खेल रहे हैं, वो और भी बेकार खेल रहे हैं। तो जब आप कंपैरेटिव स्टडी में आ जाते हो, एब्सोल्यूट स्टडी से कंपैरेटिव स्टडी में घुस जाते हो, तो आपको पता है भाई कि इन रिलेशन टू योर कंपेटिटर्स यू आर स्टिल फार बेटर। और अगर बात श्रीलंका की ही हो रही है तो यहाँ पे लास्ट ईयर हम लोग एशिया कप भी जीते थे। तो एक सीरीज को आप ऐसे एक डेटाबेस बना के थोड़ी कह सकते हो कि पूरी जनरेशन को ही आपने बोल दिया कि आप बेकार है। बट हाँ, अगर हम एब्सोल्यूट टर्म्स में देखें तो इस वक्त थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं स्पिन के अगेंस्ट। मुझे लगता है किसी भी इंडियन क्रिकेट फैन को ये डिनाई नहीं करना चाहिए, ना एक्नॉलेज करना चाहिए। आई थिंक गौतम गंभीर और अभिषेक नायर ने भी ये चीज़ एक्नॉलेज करी होगी पक्का ड्रेसिंग रूम में कि हम स्पिन के अगेंस्ट स्ट्रगल कर रहे हैं। इनफैक्ट रोहित शर्मा ने खुद ही बोला कि भाई हाँ, हमें स्पिन के अगेंस्ट थोड़ा बेटर करना है। तो ये बात तो इंडियन क्रिकेट टीम भी रियलाइज करती है। और अगर सिर्फ उस बात को आइसोलेट करके देखा जाए तो जो तनवीर अहमद ने कहा वो सही है, पर जैसे तुम थोड़ा कॉन्टेक्स्ट देख लो प्रेजेंट वर्ल्ड का, पाकिस्तान की टीम को खुद को देख लो, बाकी टीम्स को इंडिया के अंदर खेलते हुए देख लो टेस्ट मैचेस, तो फिर सब साफ साफ हो जाता है। एंड देन यू सी कि भाई फिर इंडियन टीम कहाँ है। इसलिए मुझे लगता है कि मतलब एक एक्स क्रिकेटर होके, क्योंकि ये चीज़ मोहम्मद शामी ने भी उस टाइम पे बोली थी जब ये लोग कह रहे थे ना कि आपने बॉल में कुछ टैंपरिंग कर दिया वर्ल्ड कप के टाइम पे। भाई इतना बेवकूफ़ कोई होता नहीं एक्चुअली में, जितना ये लोग ऐसे ओपिनियंस रख देते हैं। मतलब मैं भाई इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू थिंक कि ये लोग एक्स क्रिकेटर एक जो सालों तक क्रिकेट खेला हुआ है, इंटरनेशनल प्रोफेशनल लेवल पे खेला हुआ है, हमारी टीम के अगेंस्ट खेला हुआ है, उससे ये एक्सपेक्ट नहीं करा सकता है। और मैं श्योर हूँ भाई कि इतना डम, इतना बेवकूफ कोई नहीं होता। तो तुम कह रहे हो जानबूझ के? भाई पक्का जानबूझ के बोला यार। और ये पाकिस्तानी क्रिकेटर्स कितनी बार बोल चुके हैं, ऐसे बहुत सारे लोगों से सुनने को मेरे को समझ में नहीं आता यार कि कोई पब्लिक फिगर ऐसे अपनी रेपुटेशन स्टेक पे क्यों लगाएगा। व्यूज मतलब व्यूज आते हैं सब चीज से। भाई तो क्या एट व्हाट कॉस्ट पैसा आता है। एंड नाउ फाइनली जो उसने बाद में बोला है, जो उसको बेसिकली सब लोग गुस्सा हो जाएंगे, शायद भाई लोगों ने जब लाइव स्ट्रीम चल रही थी इसके लोगों ने कुछ बोला होगा, तो इसने कहा था फर्स्ट लुक इनटू योर ओन परफॉर्मेंसेस एंड देन हैव सजेशंस ऑन पाकिस्तान। इफ रोहित शर्मा, विराट कोहली एंड जसप्रीत बुमराह डू नॉट प्ले अगेंस्ट पाकिस्तान, पाकिस्तान विल बीट इंडिया हैंड्स डाउन। हिंदी में बता दो ना। इसका मतलब ये है कि मैं कह रहा था यूट्यूब पे कुछ लोग इसको क्रिटिसाइज कर रहे होंगे, तो इसने पलट के जवाब दिया कि पाकिस्तान पे अपना ओपिनियन डालने से पहले तुम लोग अपनी कंट्री के बारे में देखो। अगर विराट कोहली, रोहित शर्मा और बुमराह नहीं खेलेंगे तो पाकिस्तान इंडिया को मजे में हरा देगा। भाई देखो, मैं पाकिस्तान के लिए तो ऐसा बोल नहीं सकता, किसी प्लेयर के लिए कोई ऐसा है नहीं और कितनी बेवकूफ़ी वाली चीज़ है कहने को एक्चुअली में। भाई वो तुम 4-5 मेन प्लेयर हटा दो टीम के, तो उसके बाद भी नहीं हार पाओगे पहली बात तो। एंड सबसे अच्छा रिप्लाई मैंने शायद ट्विटर पे देखा था, कोई विराट कोहली की PFP वाले नहीं करा था कि भाई पहले USA को हराओ, उसके बाद यहाँ पे इंडिया की बात करना। अपनी मेन टीम ले जाके USA को तो हराया जा नहीं रहा तुम लोगों से, और कमेंट्स डाल ले इंडिया पे। इंडिया अपनी B टीम भेज दे तो भी हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि मतलब भाई हो सकता है ये लोग रिजल्ट निकाल लेंगे। अगर हमारी कंट्री की जो जिम्बाब्वे वाली टीम गई थी, अगर वो टीम पाकिस्तान के अगेंस्ट T20 खेल रही है और हम हार गए तो मैं डिसअपॉइंटेड हूँ। राइट, कि पाकिस्तान से कैसे हार सकते। और अब तो चलो ये कहना आसान भी क्योंकि हम वर्ल्ड चैंपियंस हैं, पर अगर नहीं भी होते तो भाई बहुत फर्क है भाई टीम में। जो टीम USA से हार रही है, हमें कैसा है व्यूअर्स पाकिस्तान से भी होंगे, बट जो सच है वो सच है। नहीं, आई होप कि तुम लोग भी रियलाइज करो, क्योंकि कहीं ना कहीं आई थिंक तुम लोग को भी ये चीज़ पता ही होगी भाई कि ये लोग थोड़े व्यूज़ के लिए करते हैं, थोड़ा पब्लिसिटी गेन करने के लिए करते हैं। और मैं वही कह रहा था ना, ये पहली बार तो हुआ नहीं है, ये चीज़ बहुत बार हो चुकी है पहले भी। तो काफ़ी लोग आई थिंक खुद भी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होंगे कि भाई अभी इस टाइम पे लेवल नहीं है टीम का, तुम लोग ज़बरदस्ती में वो उल्टी सीधी चीज़ें बोल के हमारी बेइज्जती करा है इवेंट में। एंड ये जो भी इसने करा है इसमें इसकी तो बेइज्जती हुई है, फिर ये अल्टीमेटली जो करंट क्रॉप ऑफ प्लेयर्स हैं पाकिस्तान में उन लोगों की भी बेइज्जती करा रहा है भाई। और पता है इतना दिमाग लाने की जरूरत भी नहीं है। अगर कोई पाकिस्तानी इस बात को सुन रहा है तो एक सेकंड के लिए अपने आप को कोई कंट्री से एसोसिएट मत करो, अपने आप को ऐसे पाकिस्तानी मत सोचो। कोई इंडियन सोच रहा देख रहे तो अपने आप को एज एन इंडियन मत सोचो। एक नॉर्मल थर्ड पार्टी की तरह इस स्टेटमेंट को देखो। ऑफ कोर्स अगर इंडिया हारेगी पाकिस्तान के अगेंस्ट भी तो अपसेट होगा। मैं एज एन इंडियन इसमें कोई बायस भी नहीं है, क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे से कोई ये पूछेगा कि ऑस्ट्रेलिया ज़्यादा मतलब ये जो नॉकआउट मैचेस होते हैं उससे ज़्यादा बड़ी गेम मेंटालिटी किसके पास है, ऑस्ट्रेलिया या इंडिया? ऑफ कोर्स ऑस्ट्रेलिया के पास है भाई, इसीलिए वो ज़्यादा वर्ल्ड कप जीते हुए हैं। अब मैं एज एन इंडियन अगर इस चीज़ को एक्नॉलेज नहीं करूंगा तो मैं इंप्रूव कैसे करूंगा? तो कोई बायस का तो कोई सीन ही नहीं है। बट एट द सेम टाइम अगर कोई कह रहा है कि पाकिस्तान की जो टीम है करेंटली, अगर रोहित शर्मा, विराट कोहली और बुमराह को हमने अपनी टीम से हटा दिया तो वो हमें हरा देंगे। देखो होने को तो कुछ भी हो सकता है, होने को तो हमें स्कॉटलैंड भी हरा दे। 0.01% चांस तो हर चीज़ का होता है, किसी चीज़ की भी 100% प्रोबेबिलिटी तो होती नहीं है।
पर मतलब व्हाट आर द ऑड्स? एंड इसलिए मुझे लगता है कि अल्टीमेटली जब तक तुम खुद, ये पहले हमने वर्ल्ड कप के टाइम पे भी बोली थी भाई, ये 2023 वर्ल्ड कप के टाइम पे बोला था कि जब तक तुम लोग खुद एक्नॉलेज नहीं करोगे, तुम लोग बेवकूफ़ी कर रहे हो इस चीज़ के अंदर। जो भी उस टाइम पे फेवरेटिज्म चल रहा था, T20 वर्ल्ड कप में आपने जो विकेट की आजम खान को खिला दिया था, मतलब भाई ऐसी बेवकूफ़ी करोगे तो फिर इंप्रूव नहीं करोगे। ऐसे प्लेयर्स को हम कंसिडर भी नहीं करते हैं। कंसिडर भाई सरफराज खान का फर्स्ट क्लास क्रिकेट में क्या गजब रिकॉर्ड था, उसके बाद उसको लिया नहीं जा रहा था क्योंकि उसकी फिटनेस इश्यूज इतने थे। तो जब तक आप ऐसे ही करते रहोगे, अपना फेवरेटिज्म चलाते रहोगे कि भाई उसके बेटे को खिला दो, इसके भांजे को खिला दो, करते रहोगे तो फिर तब तक वो चीज़ नहीं हो पाएगी। एंड आई थिंक भाई एक ही तरीका इंप्रूव करने का, जब आप एक्नॉलेज करो, कम से कम खुद से झूठ मत बोलो। आई थिंक रियलिटी मतलब यही होनी चाहिए कि आपको एक्नॉलेज करना चाहिए आप कहाँ स्टैंड करते हो। एंड इन माई पर्सनल ओपिनियन इस सेगमेंट को ख़त्म करते हो, आई थिंक काफ़ी लोग अग्री भी करेंगे मेरे से। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? कि इनका एम मोस्टली रहता है, एटलीस्ट ऐसा देखने में तो लगता है, एंड काफ़ी इंडियंस मेरे से अग्री करेंगे यहाँ पे, कि इनका एम ये लगता है कि हमें इंडिया को हराना है। इनका खेलने का पर्पस ये नहीं होता कि हमें वर्ल्ड कप जीतना है, फिर जो अल्टीमेट ट्रॉफी वो जीतनी है। इनके लिए इंडिया को हराना ज़्यादा इंपॉर्टेंट। वो उस चीज़ से आई थिंक मूव ऑन ही नहीं कर पाए। मतलब तुम अपना जो अल्टीमेट गोल है वो तुम अपने कंपेटिटर को बना के रखे हुए हो। तुम्हें अपना अल्टीमेट गोल अब ट्रॉफी को बना के रखना चाहिए। मतलब ये थोड़ी बहुत वैसी वाली बात है कि रोनाल्डो जो है वो मेसी को बीट करने हाँ नहीं, अभी T20 वर्ल्ड कप हमने बोला था कि अगर पाकिस्तान से हारने का मतलब है कि हम T20 वर्ल्ड कप जीत रहे हैं तो भाई घंटा फर्क नहीं पड़ता यार। और वो लोग आई थिंक उस टाइम पे बहुत पहले इंडियंस का भी ये माइंडसेट होता था कि भाई कुछ भी हो जाए इन लोगों से नहीं हारना। वो तो चलो कहने को तो होता ही है, पर अगर तुम नहीं है, बट आई थिंक इन जनरल जो ऑडियंस है वो थोड़ा मूव ऑन कर गई है उस चीज से, क्योंकि कोई कंपटीशन ही नहीं रहा है, कंपटीशन नहीं, और हमें भाई ट्रॉफी जीतनी है, वहां पे आंखें सबकी। आई थिंक पाकिस्तान क्रिकेट टीम उस चीज से मूव ऑन ही नहीं कर पाई। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान बिगेस्ट राइवलरी है, ग्रेटेस्ट राइवलरी है, एशेस पास भी नहीं आता। क्योंकि जो पॉलिटिकल टेंशन है दोनों कंट्री के बीच में, और जो नंबर्स जनरेट करते हैं, जो पैसा जनरेट करते हैं, कोई भी आस पास भी नहीं है। पर एशेस ऑन ग्राउंड बहुत ज्यादा कंपेटिटिव है एज कम्पेयर टू इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। अगर ऑन ग्राउंड की कंपेटिटिवनेस आप कंपेयर कर रहे हो ना, तो इंडिया पाकिस्तान की कोई राइवलरी है नहीं। इंडिया ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड, इंडिया इंग्लैंड सब बेटर है भाई फिर उससे। इंडिया ऑस्ट्रेलिया तो बहुत बेटर है इंडिया पाकिस्तान से भाई इस वक्त। तो कोई कंपैरिजन है ही नहीं इस चीज़ का। एंड दूसरे को जो भी ऊपर उसको नीचे खींचे कुछ होने नहीं वाला है। इससे अच्छा कुछ सीख ही लो इनसे कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों काम कर रहा है, IPL क्यों काम कर रहा है, थोड़ा PSL शायद काम कर जाए चक्कर में। बट ठीक है भाई, जिसको जब सीखना होगा तब सीखेगा। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। दिस टॉपिक ये थोड़ा फन टॉपिक होने वाला है, मैं पहले सबको बता दूं। कोई बहुत ज़्यादा दिल पे ना ले ले कि भाई मेरे प्लेयर को सिलेक्ट क्यों नहीं करा, इसको क्यों नहीं करा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं 4 साल बाद। तब तक 2 T20 वर्ल्ड कप हो जाएंगे ऑलमोस्ट। जब ओलंपिक्स आएगा 2028 में, USA में होने वाला है, गुड मेमोरीज, वहीं पर वर्ल्ड कप जीते हैं, राइट। तो वहां पे हमारी प्लेइंग 11 क्या हो सकती है? ठीक है, मैंने कुछ 20-25 प्लेयर्स का पूल बनाया है। ओके, वो सारे मैं नाम मेंशन कर दूंगा ताकि सारी फैन बेसेस भी खुश रहें। एंड फिर उसमें से हम एक प्लेइंग 11 बनाने का ट्राई करेंगे। और ऑफ कोर्स मैं अभी से ये चीज बता देता हूँ, डिस्क्लेमर, कि ये प्लेइंग 11 आज की परफॉर्मेंसेस के बेसिस पे ही हम थोड़ा बहुत सोच सकते हैं। और कि ऐसी परफॉर्मेंस करते करते क्या ट्रेजेक्टरी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन प्लेयर का क्या पोटेंशियल है, थोड़ा एस्टिमेट कर सकते हैं हम लोग। बट बहुत ज़्यादा दिमाग लाने की जरूरत नहीं, चिल करो। और अपनी जो प्लेइंग लाइन होगी वो कमेंट जरूर करना। अगर तुम्हारा प्लेयर पिक नहीं होता तो रोना मत शुरू कर देना वीडियो को बीच में पॉज करके, ठीक है। सबके अपने ओपिनियंस होते हैं। तो अगर मैं सबसे पहले एक डिस्कशन पॉइंट बताऊँ आपको, तो ये जो ओलंपिक्स होने वाले हैं ये होंगे आई थिंक जुलाई में 2028 में। और उसके 2 महीने बाद ही जो टेंटेटिव डेट है T20 वर्ल्ड कप की 2028 का, वो अक्टूबर में है। तो बेसिकली 2 महीने के आसपास का गैप मिलने वाला है इन दोनों टूर्नामेंट्स के बीच में, और ओलंपिक्स पहले होने वाला है। तो क्या इंडिया को अपनी A टीम भेजनी चाहिए भी ओलंपिक्स में? ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतना क्रिकेट में इतना आसान नहीं होने वाला है। कोई ऐसी कट ऑफ डेट रखी जाएगी 2028 के आसपास ही, अभी कंफर्म नहीं हुआ ये। और उस कट ऑफ डेट के दिन तक जो T20 रैंकिंग में टॉप 6 टीम होंगी, वो 6 टीम फिर ओलंपिक्स खेलने जाएंगी। डेफिनेटली उसमें इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम्स होने वाली हैं। तो हम लोग ग्रांटेड लेके नहीं चल सकते कि हम ओलंपिक मेडल जीतने वाले हैं। उसके 2 महीने बाद ही वर्ल्ड कप भी होगा। तो क्या हमें अपनी मेन टीम लेके जानी भी चाहिए? क्या पता तब तक गौतम गंभीर रहे भी ना, उसका 2027 तक है कॉन्ट्रैक्ट, राइट। तो बहुत कुछ चीजें हो सकती हैं, इसीलिए इतना मुश्किल है। पर ये एक फन सेगमेंट है। तो तुम्हें क्या लगता है कि हमारे जो मेन प्लेयर्स होने चाहिए उनको जाना चाहिए खेलने टूर्नामेंट? हमने जब ये न्यूज़ अनाउंस हुई थी, हमने तब ये चीज़ डिस्कस करी थी पॉडकास्ट में। उस टाइम पे हमारा ओपिनियन ये था कि A टीम भेजने का सेंस बनता नहीं,
क्योंकि आप क्यों फालतू में यहाँ पे एग्जॉस्ट कर दोगे प्लेयर्स को, उसके बाद T20 वर्ल्ड कप भी उसी टाइम पे होना है, तो फिर एग्जॉस्टेड प्लेयर्स जाएंगे, वैसे ही वर्कलोड इतना है, आप क्यों भर रहे हो ये चीज़ें। बट आई थिंक उसके बाद से लेके अभी तक चीज़ें बहुत चेंज हो चुकी हैं, एंड जो ट्रैजेक्टरी आई थिंक आगे जाके वही हम ट्रैजेक्टरी देखेंगे तो और चीज़ें चेंज होने वाली हैं आगे जाके। चेंज मतलब क्या एग्जैक्टली? मतलब बेसिकली जो भी हम लोग देख रहे हैं कि टीम्स धीरे धीरे थोड़ी सेग्रीगेट हो रही हैं फॉर्मेट वाइज। आई होप कि आगे जाते 2028 तक 4 साल और है, तब तक जाके चीज़ें और ज़्यादा डिफाइंड हो जाएंगी, और ज़्यादा अलग हो जाएंगी। एंड इसलिए मेरा ओपिनियन इस चीज़ को लेके थोड़ा चेंज हुआ है कि अभी भी हम लोग देखें तो अभी इस 2 साल के अंदर हमें 40 T20 खेलने, तब जाके हमारा वर्ल्ड कप का होगा 2026 का, जो कि इंडिया में ही होना है। अगर हम लोग 2028 वाले T20 वर्ल्ड कप की बात करें, क्योंकि एक चीज़ होती है ना, और ये चीज़ हमने उस पॉडकास्ट में बोली थी कि क्रिकेट को डालने का सेंस ओलंपिक्स में इसलिए भी नहीं बनता क्योंकि क्रिकेट में वर्ल्ड कप है, एंड जिस भी स्पोर्ट के अंदर वर्ल्ड कप होता है सबसे ज़्यादा अहमियत वर्ल्ड कप को दी जाती है, गोल्ड मेडल को उतनी अहमियत नहीं दी जाएगी। बट स्पेसिफिकली इन दिस केस मैंने जैसे कहा कि टीम्स धीरे धीरे बंटना स्टार्ट हो गई हैं। अगर T20 टीम जैसी ट्रैजेक्टरी है, अगर हमारे T20 के प्लेयर्स थोड़े अलग हो जाते हैं, विद ऑब्वियसली 2-3 ऑल फॉर्मेट प्लेयर्स होंगे ही होंगे, वो गौतम महिंद्रा पता चल गया है। मैं बहुत छोटा सा जल्दी से एक लाइन ऐड करना चाहता हूँ यहाँ पे, और इस थॉट के ऊपर हम लोग आगे जाके किसी पॉडकास्ट पे और बात भी कर सकते हैं। जो ये हमारा थॉट है ना कि 3 फॉर्मेट की 3 टीम्स होनी चाहिए, मुझे लगता है इस चीज में एक चेंज आ सकता है पूरी दुनिया में। ओके। और सिर्फ 2 टीम्स हुआ करेंगी, फिर 3 नहीं होंगी, क्योंकि ओडीआई की अलग टीम बनाने का पॉइंट ही क्या है अगर साल में सिर्फ 5-6 ओडीआई हो रहे हैं। हाँ, मेक सेंस। तो क्योंकि ये चीज 2023 में 35 कुछ ओडीआईज हमने खेले हैं, और उसके बाद से एकदम से इतना चेंज आ गया है। और अगर यही ट्रैजेक्टरी रहने वाली है कि आप हर साल सिर्फ 5-6 ओडीआईज ही खेल रहे हो, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि कोचेस पूरी दुनिया में ये मानेंगे कि यार 3 टीम्स हमें शायद बनाने की जरूरत नहीं है, एक वाइट बॉल की टीम रखते हैं और एक रेड बॉल की टीम रखते हैं, और उसमें से फिर वाइट बॉल से मेरा मतलब प्राइमरीली T20s है, और फिर कुछ प्लेयर्स जो टेस्ट में अच्छा खेलते हैं, कुछ प्लेयर्स जो कि ओडीआई में T20 में अच्छा खेलते हैं। परहैप्स एक मिक्स करके हम लोग एक ओडीआई की टीम बना सकते हैं जब भी वो साल में 4-5 मैचेस खेलने की जरूरत पड़ेगी तो, क्योंकि सिर्फ 4-5 मैचेस खेलने के लिए आपको एक अलग टीम बनाने का पॉइंट भी नहीं है। वो सारे प्लेयर्स का सिर्फ पूरे साल में 5 ही मैच खेला करेंगे, तो मुझे लगता है कि शायद हमसे 2 टीम्स पे जाएंगे आगे। ऐसा ये पॉइंट एक्चुअली इट इज़ वैलिड, बट मैं वही कहूँगा कि अल्टीमेटली अगर हम लोग इस पाथ पे चलते जाते हैं, विच इज़ द राइट पाथ एज ऑफ नाउ इट सीम्स, तो उतनी प्रॉब्लम हमें नहीं आनी चाहिए। अगर हम लोग वर्कलोड की बात करें, जो कि हमारा मेन इशू था कि T20 वर्ल्ड कप भी ऑलरेडी 3 मैचेस हो रहे हैं, आपने ओलंपिक्स भी घुसेड़ दिया अंदर, प्लेयर्स कैसे झेलेंगे इतने वर्कलोड को। मतलब अगर 2 महीने का हमें गैप मिल रहा है बीच में, तो ये तो एक्चुअली में एक बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस ग्राउंड है। अगर आपको वो सारी टीम्स एक कॉम्पिटिटिव लेवल पे मिलने वाली है, क्योंकि सब लोग गोल्ड के लिए जाएंगे ही जाएंगे भाई। एंड अगर इंडिया को आप सोच रहे हो कि इतना सीरियसली नहीं लेगा, आई थिंक सीरियसली लेने वाला है इंडिया भी इस चीज़ को, गोल्ड मेडल को। तो आई थिंक सारी 8 टीम्स जाएंगी, बहुत अच्छा एक ट्रेनिंग ग्राउंड हमें मिलेगा सारी बड़ी टीम्स के साथ परफॉर्म करने का एक कॉम्पिटिटिव लेवल पे, एंड इसलिए इंडिया को अपनी 8 टीम भेजनी चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। हाँ, मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ, लेकिन अगर हमें कुछ नए नाम देखने को मिले तो लेट्स सी, क्योंकि जैसे सूर्य कुमार यादव भी हमारे कैप्टन है, ही विल बी ऑलमोस्ट 38 बाय द टाइम जब वो ओलंपिक्स आएगा। तो हार्दिक पांड्या, बुमराह जैसे लोग 35 के हो चुके होंगे, 34-35 के हो चुके होंगे, तो पता कब सब लोग अपनी mid-30s पुश कर रहे होंगे। तो क्या इन लोगों को वैसे भी खेलना चाहिए। जैसे बुमराह के लिए आप बहुत इजीली कह सकते हो कि उसको अवॉइड करने दो, ताकि उसको सिर्फ T20 वर्ल्ड कप के लिए बचा के रखा जाए, क्योंकि वो तो तीनों फॉर्मेट खेलने वाला है। तो ऐसे टाइप के प्लेयर्स आप देख सकते हो कि शायद मिस कर दें, हार्दिक पांड्या जैसा प्लेयर शायद मिस कर दे वर्कआउट के चक्कर में। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि शायद अलग अलग टीम होने के बावजूद कुछ ऐसे सीनियर प्लेयर्स को जो कि उस टाइम पे ऑलमोस्ट अपने एंड पे होंगे करियर के, उनको ओलंपिक्स में ना खिलाया जाए। तो स्पेकुलेट करेंगे। सबसे पहले बैट्समैन की बात करता हूँ, जो लोग हो सकते हैं पूल में, ये भाई 20-25 प्लेयर होने वाले हैं। जायसवाल ऑफ कोर्स, शुभमन गिल चाहो ना चाहो वाइस कैप्टन अभी है तो होगा ही होगा मोस्ट लाइकली। सूर्य कुमार यादव हो सकते हैं अगर वो खेलना चाहे तो, ऋतुराज गायकवाड़, रिंकू, श्रेयस अय्यर को भी मैं कंसिडर कर लेता हूँ अभी। पूल है प्लेयर का तो क्या जा रहा है, एंड साई सुदर्शन। मुझे लगता है कि ये सारे लोग हैं जो कि कंसिडर करे जा सकते हैं एज अ बैट्समैन। भाई मतलब ये सारे प्लेयर्स इन रीसेंट पास्ट हैव बीन टेस्टेड। नॉट अभिषेक शर्मा, वो ऑलराउंडर्स में आएगा भाई। ओके, 5-4 साल में तो ऑलराउंडर बनाता है यार। ट्रैजेक्टरी लेके चलेंगे ना। फिर
विकेट कीपर्स में संजू सैमसन जो कि उस टाइम पे खुद भी 34-35 का होगा, ऋषभ पंत जो कि 30 का होने वाला होगा, 30 हो चुका होगा, ईशान किशन भी मुझे लगता है कि वापस आ सकता है, एंड ध्रुव जुरैल एंड जितेश शर्मा को भी कंसिडर कर लेते हैं बिकॉज इनको भी लूप में रखा गया है पिछले कुछ सालों में। ऑलराउंडर्स की बात करें, नीतीश रेड्डी, आई वुड लव टू सी कि उसका डेवलपमेंट कैसा होता है। रियान पराग एज एन ऑलराउंडर वुड बी ग्रेट। अभिषेक शर्मा तो ऑफ कोर्स एक ओपनिंग बैट्समैन जो कि लेफ्ट में स्पिन कर सकते हैं, होपफुली युवराज जैसा बन चुका होगा तब तक वो। अक्षर पटेल भी तब 35 के आसपास का होगा, वो जडेजा वाला रोल प्ले कर सकते हैं जो कि उसने T20 वर्ल्ड कप में किया था। वॉशिंगटन सुंदर होगा डेफिनेटली। हार्दिक पांड्या को आप कंसिडर कर सकते हो अगर वो बॉलिंग कर पा रहा है तब तक तो। शिवम दुबे क्योंकि अभी कंसिडर हुआ था टाइम तो मैं नाम ले लेता हूँ, राइट। एंड तिलक वर्मा भी हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, वो भी एक नाम रहेगा। बॉलर्स की बात करता हूँ, कुलदीप यादव डेफिनेटली होने चाहिए वहाँ पे, अर्शदीप सिंह डेफिनेटली, आवेश खान और खलील अहमद क्योंकि रिसेंटली कंसिडर करे गए हैं तो इनका नाम भी मैं ले सकता हूँ। आवेश खान ने तो ठीक ठाक परफॉर्म भी करा है। मुकेश का मुझे नहीं लगता तब तक रेलेवेंसी रहेगी अनफॉर्चुनेटली, ही इज ऑलरेडी 30 आल्सो ना। हाँ, तो मुझे मुश्किल लग रहा है, इससे मैं नाम नहीं ले रहा हूँ उनका यहाँ पे। बुमराह डेफिनेटली नाम लिया जाएगा, सिराज डेफिनेटली नाम लिया जाएगा, बिश्नोई का नाम होगा यहाँ पर, मयंक यादव, अच्छा राइट, हाँ, होपफुली तब तक वो भी डेवलप हो चुका होगा भाई। एंड 2 लास्ट नाम है, तुषार देशपांडे जिसको रिसेंटली चांस दिया था, एंड हर्षित राणा। ऐसे लोगों को अगर चांस दिया जाएगा आगे जाके, ये 20-25 प्लेयर का जो पूल है, अब इसमें से प्लेइंग इलेवन बनाने का ट्राई करते हैं। बहुत सारे नाम मैंने फेंक दिए, राइट। देखो फिर से बात में रिआइटरेट करूंगा कि गंभीर के अंडर हमें पता है एंड बहुत अच्छा स्टेप हमने लिया है कि डेप्थ होनी जरूरी है बैटिंग और बॉलिंग दोनों में, और इंटेंट पॉजिटिव होना जरूरी है। ये 2 चीज़ों को आइडेंटिटी लेके चलते हुए हमने टीम बनाएंगे। मेरे लिए ओपनिंग आई होप कि जायसवाल और अभिषेक शर्मा करें। सेम ऑल्दो मतलब मुझे लगता है कि वो 1 डाउन और ओपनिंग में वो चेंज हो सकता है अल्टीमेटली। तो मुझे ऐसा लगता है कि गिल 1 डाउन को करा दो। सेम, आई ऑल्सो थिंक सो, बट और ये जो लोग कह रहे हैं कि गिल किस नंबर पे, भाई मैंने पता 2-3 लोगों को हाँ देखा है जो कि हमारी सारी वीडियो पे एक ही कमेंट कॉपी पेस्ट कर रहे हैं गिल के ऊपर। हाँ, मैंने भी देखा है। मतलब भाई लाइफ नहीं है क्या भाई? वो 2 अलग अलग चैनल पे क्लिप्स में भी वो सेम चीज कॉपी करके डाल देते हैं। उससे क्या होगा भाई? मतलब तुम अपनी लाइफ की मेन कैरेक्टर नहीं हो गया भाई, तुम इतना ज्यादा पसंद करते हो क्या किसी और को? तो इतनी पूजा करने से क्या होगा? इतना फोकस अपने ऊपर करो भाई। तो गिल का प्रेफरेंस की बात नहीं है, अगर वो वाइस कैप्टन है तो डेफिनेटली आगे जाके खेलेगा ही खेलेगा, एटलीस्ट अभी की ट्रैजेक्टरी देखने में ऐसा लग रहा है। तो उसके हिसाब से मैं गिल को ओपनिंग तो से अच्छा मैं तो कहूँगा 1 डाउन ही आ जाए भाई। एंड जायसवाल एंड अभिषेक शर्मा को फ्री लाइसेंस दे रखा है ताकि कोई पावर प्ले में आउट हो भी जाए तो एक ऑक्सिलरी ओपनर की तरह, एक फॉल्स ओपनर की तरह गिल खेल सकता है, जो कि केकेआर में होता था नारायण के साथ, कि नारायण आउट हो गया तो वैसे भी जो 1 डाउन पे आ रहा है वो एज एन ओपनर ही खेल रहा है एक तरीके से। ये टेम्पलेट मुझे बड़ा मजा आएगा देखने में अगर होता है तो। एंड अभिषेक शर्मा ऊपर बॉलिंग भी कर सकता है तो एक ऑलराउंडर मिल गया हमें। फिर नंबर 4 पे मैं रियान पराग को रख रहा हूँ भाई। तब तक तो हाँ, आई थिंक तब तक मेनस्टे हो जाएगा। नहीं होगा तब तक, या फिर वो वर्ल्ड कप के लिए प्रिपेयर कर रहा होगा तब तक। 38 की एज में स्काई, ऑल्दो ही इज वेरी फिट, एंड उसको एक ही फॉर्मेट खेलना है। हाँ भाई, एक ही फॉर्मेट खेलना है, प्लस बैट्समैन तो पुश कर लेते हैं भाई, बॉलर्स के लिए प्रॉब्लम आती है लेट 30s में। बट फॉर द सेक ऑफ इट लेट्स अज्यूम क्यों नहीं खेलने वाला है, ताकि हम गिल कैप्टन है। मतलब गिल कैप्टन होगा, मतलब यार तो कोई ऑब्वियस सी बात है। तो रियान पराग नंबर 4 वंस अगेन एक ऑलराउंडर हमें मिल गया, बैटिंग भी करता है। फिर नंबर 5 पे जो विकेट कीपर होगा मुझे लगता है कि ऋषभ पंत होगा। सेम भाई, जस्टिस फॉर संजू उस टाइम पे भी ट्रेंडिंग हो रहा होगा, इस टाइम पे भी ट्रेंडिंग है, बट अनफॉर्चुनेटली क्या बोलूं भाई, मतलब जो भी उस टाइम पे परफॉर्म कर रहा होगा, बट अभी तो ऐसा लग रहा है ट्रैजेक्टरी तो वही है भाई। आई थिंक इस टाइम पे ऋषभ पंत का ही है। प्लस वो लेफ्टी भी है, और अभी हम लोग को लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन भी कितना इंपॉर्टेंट है वो हमें पता है इंडियन क्रिकेट टीम के लिए आजकल। तो गोइंग बाय दैट 1 डाउन पे गिल और 2 डाउन पे अगर रियान पराग है तो उसका दोबारा एक लेफ्टी लाना जरूरी है। ऑल्दो आई होप भाई कि 4 साल में ईशान किशन वाली चीज वापस कुछ रिवाइव होती है। ऑल्दो फिर ईशान किशन नीचे बैटिंग कैसे करेगा? हाँ राइट, तो बाकी लोगों को तुम पुश कर नहीं सकते नीचे, तो वो प्रॉब्लम है, इसलिए शायद पंत को प्रेफरेंस दी जाए। तो पंत वहां पे आ जाएगा एट नंबर 5, और ये बहुत फ्लेक्सिबल होगा, T20 में बहुत फ्लेक्सिबल रहता है। फिर नंबर 6 पे मैं नीतीश रेड्डी को देखना चाहता हूँ, एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर को। एंड ये भी अगर भाई डेवलप हो गया हार्दिक पांड्या जैसा तो बहुत तगड़ा एसेट होने वाला है हमारे लिए। फिर नंबर 7 पे मैं रखूंगा अक्षर पटेल को स्टिल। हाँ राइट, फेयर आई थिंक एक सीनियर प्लेयर ऐसा हो तो अच्छी बात है, एंड तब तक तो वो एक ऐसा ऑलराउंडर भाई लेजेंड ही बन चुका होगा होपफुली। नंबर 8 पे अभी के लिए मैं वॉशिंगटन सुंदर कह रहा हूँ। अभी इसके ऊपर मैं एक टैक्टिकल पॉइंट जरूर बोलूंगा, लेकिन इसको चेंज करा जा सकता है। तो नंबर 8 पे अगर वॉशिंगटन सुंदर है तो मतलब हमारी बैटिंग डेप्थ हो गई पूरी, और स्पिनर्स आ गए हमारे पास, 4 स्पिनर अभी हो गए
वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, रियान पराग, अभिषेक ओ शर्मा, भाई राइट। और अभी 3 बॉलर्स और बचे हैं। हाँ तो बहुत बढ़िया हमारा वो है सिस्टम है। और अभी नीतीश रेड्डी भी ऑलरेडी हो चुका है, हाँ, तो 8 बॉलर्स हम खिला सकते हैं। फिर नंबर 9 पे मैं रखना चाहता हूँ हर्षित राणा को, बैटिंग डेप्थ और वो बढ़ाऊं, और बढ़ गई। हाँ राइट, ठीक है। फिर नंबर 10 पे कुलदीप यादव। हाँ यू कैन ऑल्सो ट्राई बिश्नोई, अगर आपको कुलदीप यादव को वर्ल्ड कप के लिए बचा के रखना है तो आई वुड लव टू सी दैट। और नंबर 11 पे आई थिंक अर्शदीप सिंह को कंटिन्यू करना चाहिए, उसका तो कोई डाउट नहीं है। तो बुमराह को भी आई थिंक वर्ल्ड कप के लिए बचा के रखा जाएगा, इसमें नहीं खेलेगा वो। एक तो पर ये इतना अच्छा एक्चुअली में ये सिस्टम बन रहा है, आई होपफुली ऐसी चीज ही पैन आउट होती है आगे जाके, क्योंकि अगर आपके पास 5 स्पिनर ऑलरेडी बन रहे हैं तो इन सम मैचेस आप ऐसा मतलब ऐसा ट्राई करा जा सकता है कि कुलदीप यादव को बैठा दिया, क्योंकि बाकी जितने प्लेयर्स है भाई, अभिषेक शर्मा को जिस तरीके से वो डेवलप करेंगे होपफुली वो भी 4 ओवर डालने का प्लेयर हो सकता है। मैं वही बताता हूँ, एक चीज बताता हूँ कि इस टीम में जो मैंने बताई है, एक तो पावर हिटर्स भरे पड़े, हाँ दूसरा डेप्थ देखो यहाँ पे 9 बैटिंग ऑप्शंस हैं। हर्षित राणा को भी आप होपफुली प्रवीण कुमार टाइप के बंदे में डेवलप कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ बैटिंग, कि वो नीचे आके कुछ 10-15 रन भी कंट्रीब्यूट कर दे। 9 बैटिंग ऑप्शंस और 8 बॉलर्स हैं, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा और नीतीश रेड्डी, ये 3 पेसर्स रहेंगे हमारे। अभिषेक शर्मा, रियान पराग, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, 5 स्पिनर्स हैं। तो 8 बॉलिंग ऑप्शंस हैं आपके पास। अब इसमें एक टैक्टिकल पॉइंट पता है क्या है, हमने अमेरिका में लास्ट टाइम जब मैचेस हुए वर्ल्ड कप में तो बहुत ही पेस फ्रेंडली कंडीशंस थी, तो शायद आपको इतने स्पिनर्स खिलाने की जरूरत ना हो। राइट, आप ऐसे में चाहो तो एक स्पिनर कम कर सकते हो। अब स्पिनर कम करने के चक्कर में आप ये सोचोगे कि भाई कुलदीप यादव को हटा दो, जैसे कि अभी वर्ल्ड कप में हटाया था, और एक पेसर को ले आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर ऐसा भी आप अफोर्ड कर सकते हो कि आप फॉर एग्जाम्पल वॉशिंगटन सुंदर की जगह पे एक फास्ट बॉलर को ले आओ, क्योंकि 8 वैसे भी 8 बैट्समैन आपके बन जाएंगे। आपकी ऐसी लग्जरी है ये। तो इस टीम में इतने ऑप्शंस हैं कि आप 1-2 चेंजेस भी कर दोगे ना तो भी कॉम्पोजिशन इतना तगड़ा रहेगा कि कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है भाई। एंड ये चीज़ इतनी अच्छी है क्योंकि जब से चांस स्टार्ट हुआ था 2022 हमने तब से इस चीज़ के बारे में बात करी है, एंड इन 2 साल के अंदर ही ये चीज़ इतनी ज़्यादा चेंज हो गई है हमारे इंडियन सेटअप में सीन, जो कि हम सोचते थे कि ना डेप्थ है भाई साहब, ना बॉलिंग डेप्थ है ना बैटिंग डेप्थ है हमारी टीम के अंदर। नाउ सडनली 4 साल बाद आप ऐसी चीज़ें देख सकते हो जहाँ पे आपके पास 9 बैटिंग ऑप्शन और 5-6 बॉलिंग। इंग्लैंड के वाले टेम्पलेट पे जा रहे हैं हम। हाँ। आई थिंक ये एक चीज है जो कि गंभीर पक्का सुधार के जाएगा, चाहे और कुछ हम करें ना करें, ये चीज पक्का सुधार देगा गौतम। तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर ऐसी टाइप की टीम जाती है। अब इसमें कई सारे प्लेयर्स सेलेक्ट नहीं हुए हैं। हाँ भाई, ऋतुराज गायकवाड़ नहीं हुआ है। मैं हमेशा से ये कहते हुआ हूँ कि आई थिंक गिल और गायकवाड़ दोनों सेम टीम में नहीं होने चाहिए, और अगर गिल को अपने वाइस कैप्टन बना ही दिया तो अनफॉर्चुनेटली गायकवाड़ को बैठना पड़ेगा। कोई होपफुली 2031 के ओडीआई वर्ल्ड कप में ऋतुराज गायकवाड़ देखने को मिलता है। नहीं हो सकता भाई 31 में भी भाई, अभी वो 27-28 का है कुछ, और अभी क्या चल रहा है 2024। 7 अच्छा राइट, 35 की उम्र में तो क्या ही 34-35 का होगा तब भाई, अनफॉर्चुनेट। तब वो अपने डेब्यू थोड़ी करेगा वर्ल्ड कप में। अगर विराट कोहली और रोहित शर्मा अगला वर्ल्ड कप के लिए पुश करने वाले हैं तो बहुत बड़ा चांस है कि गायकवाड़ कभी अपनी जिंदगी में एक वर्ल्ड कप ना खेल पाए। बहुत अनफॉर्चुनेट है एक्चुअली में। पर यही लोग जो कि जस्टिस फॉर गायकवाड़ बोलेंगे उसमें कई लोग बोलेंगे काश विराट कोहली और रोहित शर्मा को एक वर्ल्ड कप मिल जाए। तो तुम चूज कर रहे हो तुम क्या चाहते हो, क्योंकि गिल तो नहीं होने वाला बाहर। इसमें अच्छी बात है बुरी बात है वो तुम डिसाइड करते रहो। तो क्या पता गायकवाड़ को एज ए नंबर 4 ट्रीट करा जाए, शेर सही अगर नहीं चलता है तो ओडीआईज में। हालांकि उसके लिए थोड़ा नीचे है खेलना वो, बट ठीक है देखते हैं। बट इस टीम में क्या तुमको चेंजेस चाहते हो, एनी प्लेयर्स जो कि तुम चाहते हो कि उनको मेंशन करा जाए? और आई थिंक वही कुछ मेन प्लेयर्स होते हैं, बट जो लॉजिक तुमने दिया है कि भाई जब मिड 30s में आ जाते हैं, स्पेसिफिकली जो फास्ट बॉलर्स होते हैं, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर्स होते हैं, उन सब का वर्कलोड मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हमने जैसे देखा श्रीलंका वाली सीरीज में हार्दिक पांड्या को T20 नहीं खिलाया, सॉरी ओडीआई नहीं खिलाया, T20s में ही खिलाया। पर्सनल रीजंस थे, प्लस मुझे वही लगता है ना कि थोड़ा एक जो प्लेयर जो थोड़ा इंजरी प्रोन होता है आपको थोड़ा बचा के रखना पड़ता है उस प्लेयर को। बुमराह के लिए तो गंभीर ने ओपनली चीज़ बोली हुई है। तो जैसे जैसे प्लेयर्स लेट 30s में जाएंगे, मिड 30s में जाएंगे, वैसे वैसे उनका वर्कलोड मैनेज करना इंपॉर्टेंट होगा। इसलिए एक टूर्नामेंट, एक कॉम्पिटिटिव टूर्नामेंट जो कि जस्ट 2 महीने पहले होने वाला है T20 वर्ल्ड कप से, शायद आप वहाँ पे इतना टेस्ट ना करो। ऑल द देन अगेन अगर ये 6 टीम्स हैं, अभी फॉर्मेट बाहर नहीं आया, अगर एक मैच ही खेलना होगा तो मुझे लगता नहीं ऐसी कुछ बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। ये बहुत बड़ी बात है कि फॉर्मेट क्या होता है। अगर सिर्फ 6 टीम है, ऐसा तो है नहीं कि इनके बीच में राउंड रॉबिन कर देंगे पूरा। हाँ, वो तो नहीं होने वाला। 5 मैचेस खेले ग्रुप स्टेज के और फिर आप जो टॉप 2 टीम्स है उनका फाइनल करा दिएगा। तो इतना तो 5-6 मैचेस तो नहीं खेलेंगे। मिनी टूर्नामेंट करा दिया आपने अलग से क्रिकेट का। तो
यही हो सकता है कि नॉकआउट मैचेस हो सीधा। आई थिंक नॉकआउट मैच हो तो फिर तो मतलब एक्चुअली में आप टेस्ट कर सकते हो अपने एक्चुअल प्लेयर, मतलब ए टीम वाले एजेड वाले प्लेयर्स को भी, क्योंकि बहुत अच्छा ट्रेनिंग ग्राउंड है भाई ये। ऑल्दो नॉकआउट मैच होना भी बहुत मुश्किल है। क्यों मतलब? 6 टीम्स, मतलब कि 3 मैचेस होंगे तो 3 विनर्स निकल के आएंगे। अब 3 में से तुम कैसे फॉर्मेट करोगे आगे? हाँ राइट, हो कुछ सकता है। तो डेफिनेटली कुछ हो सकता है कि मल्टीपल ग्रुप से मैचेस खेलने पड़े आपको, या फिर ऐसा हो सकता है कि 3-3 के 2 ग्रुप बना दिए जाए। आप 2 लीग मैचेस खेलिए, फिर जो टॉप 2 टीम्स होंगे दोनों ग्रुप से, उनका सेमीफाइनल हो जाएगा, फाइनल, ठीक है। और फिर वो तो 4 मैचेस टोटल हो गए इसमें। तो मतलब मुझे लगता है कम से 4 इज कम आल्सो फाइन। हाँ राइट, 4 मैच तो होंगे ही होंगे कम से कम, विच इज ठीक है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट लेट्स सी भाई, बहुत मजा आएगा। मतलब इन लोगों ने विराट कोहली के नाम पे ओलंपिक्स को बेच तो दिया, बट विराट कोहली ने रिटायरमेंट ले लिया भाई। तो देखते हैं क्या होगा। मैं इतना एक्साइटेड पर्सनली नहीं था जब ये न्यूज़ अनाउंस हुई थी, बट इस साल जो ओलंपिक्स का हाइप देखा है हमने इंडिया में, मतलब कई लोगों ने हमसे भी रिक्वेस्ट करा था कि हम लोग ओलंपिक्स को कवर करें चैनल पे, बट इन फुल ट्रांसपेरेंसी हम लोग ने ओलंपिक्स को कभी भी ज़्यादा फॉलो नहीं करा है। हमने तो जैवलिन थ्रो भी बस वो फाइनली देखा जिसमें नीरज चोपड़ा अनफॉर्चुनेटली वो मैंने सिर्फ वही चीज़ पूरे ओलंपिक्स में देखी है, मैं तो ऑनेस्टली कन्फेस कर रहा हूँ। मैंने थोड़ा सा हॉकी भी देखा था। हाँ, मतलब मैं ट्रैक नहीं रख पा रहा था बिल्कुल भी, क्योंकि मेरा बचपन से पहली बात तो इतना इंक्लिनेशन नहीं था, क्योंकि मैं क्रिकेट में बहुत इन्वेस्टेड था, और दूसरी बात ये कि जब मुझे नॉलेज ही नहीं इतनी, तो मैं यहाँ पे पॉडकास्ट में क्या बोलूँगा, कोई वैल्यू नहीं एडिशन हो पाएगा हमारी तरफ से। बट हाँ, मतलब जस्ट लास्ट नोट ऑन दिस वन, देन वी मूव टू फुटबॉल। जो ओलंपिक्स में इंडिया की परफॉर्मेंस रही है इस साल, उसके बारे में कुछ कहने को? यार थोड़ा अनफॉर्चुनेट है, आई थिंक जो लास्ट टाइम रही थी उससे गंदी रही है इस बार। लास्ट टाइम में एटलीस्ट एक गोल्ड मिल गया था, एंड उससे काफ़ी सुधर गई थी हमें परफॉर्मेंस। हम लोग पाकिस्तान को आई थिंक 2 मेडल मिले हैं पिछले काफ़ी साल में। हाँ। एंड नीरज चोपड़ा 2 मेडल अभी 2 ओलंपिक्स में जीत चुका है। बट दैट असाइड आई थिंक जितनी बार हम लोग 4th आए हैं, थोड़ा अनफॉर्चुनेट था जो रेसलिंग में जो पूरा हुआ है हमारा विनेश फोगाट के साथ, वो भी मतलब अल्टीमेटली अगर अच्छा होता थोड़ा सा बेटर हो सकता था। अनफॉर्चुनेट थोड़ा हो गया वो इंसिडेंट भी, एंड उसके चक्कर में काफ़ी चीज़ें हमारी रह गई। आई थिंक मेडल टैली हमारी काफ़ी बेटर हो सकती थी इन जनरल ओवरऑल, बट थोड़ा सा वो भी लगता है यार, थोड़ा आई थिंक सब लोगों ने यही कहा ना कि T20 वर्ल्ड कप जीत गए, वरना ये पूरा साल जो होता है वो पूरे इंडियन स्पोर्ट्स के लिए काफ़ी हार्ट ब्रेक वाला होता है। जितनी बार हम लोग जस्ट 1 मेडल से रह गए ना, वो हॉकी का हमें रिवाइवल देखने को मिला, दैट इज़ वेरी नाइस टू सी। बैडमिंटन में आते आते हमने थोड़ा सा बॉटल करा उसको। नीरज चोपड़ा से बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी, ऑल्दो मतलब नीरज चोपड़ा सच ए चैंपियन एथलीट भाई। उसके बाद का इंटरव्यू देखा तुमने उसका? उसने प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी ली है उस चीज़ के लिए कि भाई मैं जो चाहता था वो नहीं हो पाया, एंड आई थिंक वैसी मेंटालिटी की जरूरत है। रील में लिखा भी यही था भाई कि मतलब कोई बुलशिट नहीं फालतू, ये कोई कंट्रोवर्सी नहीं, फालतू में किसी और स्पोर्ट को नीचे गिराना नहीं, अपने स्पोर्ट पे फोकस करो। इफ यू परफॉर्म वेल तो आपको पूरी स्पॉटलाइट मिलेगी। नीरज चोपड़ा को भाई मतलब ही डिजर्व्स ऑल द प्रेज राइट नाउ। मेरा बस कहने का यही पॉइंट था कि पहली बात तो देखो, एथलीट्स जीत रहे हैं हार रहे हैं, क्रिटिसाइज कर लो, लेकिन कभी सपोर्ट करना नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ, क्योंकि अल्टीमेटली हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो तुम्हें किसी को कितना भी क्रिटिसाइज करना है, बट ये मत भूलो कि वो हमारी कंट्री के लिए ही ट्राई कर रहे हैं मेडल लाने का। हाँ। इन सेइंग दैट आजकल ना क्या एक ट्रेंड बन गया कि सोशल मीडिया पे सब लोग को थोड़ा ब्राउनी पॉइंट्स चाहिए होते हैं कूल बनने के लिए, एंड ऐसे में ना काफी लोग बिना रिसर्च करे कुछ भी बकवास करते रहते हैं। एंड एक बहुत पॉपुलर सेंटिमेंट जो कि फिर से इस बार था, वो ये था कि अगर पब्लिक सारा इंटरेस्ट और सारा पैसा क्रिकेट में दे देगी तो बाकी स्पोर्ट्स का क्या डेवलपमेंट होगा। एंड भाई बड़ी सिंपल सी बात है, थोड़ी रिसर्च करके आ जाओ। ये कई सारे लोग ये नैरेटिव फैला रहे हैं कि गवर्नमेंट सारा पैसा क्रिकेट में लगाती है। 2 सेकंड लेंगे रिसर्च करने में। एक गूगल सर्च करो, बीसीसीआई एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, एंड ऑन द अदर हैंड बीसीसीआई ने ओलंपिक शुरू होने से पहले 8 करोड़ कुछ दिए थे हमारे एथलीट्स के लिए जो कि जा रहे थे वहां पे। तो क्रिकेट ने कुछ पैसा लिया नहीं है किसी से, इनफैक्ट उल्टा पैसा दिया है। नहीं, इन जनरल भी जितने भी एथलीट्स आई थिंक इस बार सबका दे आर वेल टेकन केयर ऑफ पूरे उसमें। उनको अपने मन चाहे कोचेस दिए गए हैं, फॉरेन कोचेस हो, इंडियन कोचेस हो, देन बाहरी कंट्रीज भेज के उनकी ट्रेनिंग करवाई गई है इस ओलंपिक्स के लिए। तो आई थिंक वो जो भी फैसिलिटीज़ वाला पॉइंट है, जो भी वो फालतू की बकवास है, वो मतलब भाई कभी देखा है क्या कोई भी एक एथलीट को अगर हम लोग देखें जो इस टाइम पे परफॉर्म कर रहा है, हो सकता है कुछ हो, देन अगेन आई होप कि वो चीज़ नहीं होती आगे जाके, क्योंकि आप अपनी बेसिकली अपनी कंट्री की टीम को आप डाउन कर रहे हो उसके चक्कर में। बट इन जनरल जो एथलीट्स अभी परफॉर्म कर रहे हैं वो कोई ब्लेम नहीं करता इन जनरल किसी भी। कुछ एक्स एथलीट्स करते हैं। आप फुटबॉल में देख लो, फुटबॉल में भी कोई ब्लेम नहीं करता। इट इज ऑलवेज
कि भाई या तो फैंस उल्टे सीधे होंगे या फिर कोई एक्स प्लेयर होगा जो उल्टी सीधी चीज आके कह देगा। जो उस टाइम पे खेल रहे हैं उन्हें वो ग्राउंड रियलिटी पता है, जो ओलंपिक्स में गए उन्हें अपनी पूरी रियलिटी पता है कि हमें फैसिलिटीज दी गई थी, हम लोग नहीं कर पाए, एंड उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। पर ये चीज एक्नॉलेज करनी जरूरी है। हाँ हाँ, लोग अकाउंटेबिलिटी चाहते ही नहीं है बिल्कुल। वो तो है। फैंस, एथलीट्स की बात नहीं करो, एथलीट्स पे तो कोई सवाल नहीं है, पर ये जो एक नैरेटिव है ना कि हर चीज को क्रिकेट के खिलाफ बना दो, ये मुफद्दल वोरा ने भी ट्वीट किया था अच्छा क्या कि मतलब ऐसे क्रिकेटर्स की फोटो डाल के, क्रिकेटर्स वंडरिंग कि व्हाई आर दे बीइंग ड्रैग्ड इनटू एवरी कन्वर्सेशन दीस डेज। एंड बहुत अनफॉर्चुनेट है कि आप किसी की सक्सेस से जेलसी रख रहे हो अपने दिल में, उससे कुछ नहीं होने वाला। बट लेट्स होप 28 में एटलीस्ट 5-6 गोल तो लेके आते हैं भाई। हाँ भाई, उसमें से एक क्रिकेट का भी हो जाए तो क्या बात है। चलो फुटबॉल की बातें करते हैं। नाउ हम लोग बात करेंगे ला लीगा की 2 टीम्स की। हमारी जो 2 टीम्स है, रियल मैड्रिड और बार्सिलोना। एंड देन अगेन क्या एक्सपेक्टेशंस हमारी रहनी चाहिए, क्या रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन होगी, क्या एक्चुअली एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए, क्या प्रिडिक्शन होगी, क्या स्ट्रैटेजी होगी हांसी फ्लिक के अंडर, क्या देखने को मिलेगा, क्या लाइनअप होना चाहिए, उन सबसे बात करते हैं। एंड सबसे पहले हम लोग फॉर्मेशन वगैरह की बात करेंगे, क्या फॉर्मेशन होनी चाहिए, क्या टैक्टिक्स होने चाहिए। एंड देन अगेन यहाँ पे मैंने नोट्स बना रखे हैं, इफ़ यू फील समथिंग डिफरेंट या फिर कुछ ऐड करने को फील फ्री टू ऐड। सबसे पहले हम फॉर्मेशन की बात करते हैं जो कि हांसी फ्लिक के अंडर हमें देखने को मिलने वाला है। प्री सीजन में भी ये चीज़ हमें देखने को मिली कि इट इज़ मोस्ट लाइकली गोइंग टू बी अ 4-2-3-1, जो कि हमें बायर्न म्यूनिख के अंडर भी देखने को मिला था। राइट। एंड यहाँ पे बेस्ट 11 क्या देखने को मिल सकती है हमें बार्सिलोना की, यहाँ पे हो सकता है कुछ कॉन्ट्रोवर्शियल हो, बट देन अगेन लेट्स सी। स्ट्राइकर ऑब्वियसली लेवेंडोस्की होने वाला है। जो लेफ्ट में प्लेयर होगा, आई थिंक इट इज गोइंग टू बी डैनी ओल्मो एज ऑफ निको विलियम्स का हम लोग डिस्कस करेंगे। देन अगेन यहाँ पे लेफ्ट विंग पे डैनी ओल्मो की जगह निको विलियम्स आ सकता है, बट एज ऑफ नाउ जो चीज कॉन्क्रीट है उसके बेसिस पे लेट्स ट्राई टू मेक इट डैनी ओल्मो ऑन द लेफ्ट, पेड्री थ्रू द मिडिल, राइट में लमीन यमाल होने वाला है। पेड्री थ्रू द मिडिल, अच्छा चलो सोचते हैं। एंड यमाल जो राइट में होने वाला है। जो डबल पिवट होगा वो गुंडोगान और डेओंग का होगा, क्योंकि भाई बार्सिलोना ने कोई डीएम खरीदा नहीं। और ऑल्दो क्रिश्चियनसन की न्यूज़ है, उसको भी डिस्कस कर सकते हैं हम लोग। लेफ्ट बैक पे बाल्डे होगा, जिसके इस बार हमें डेवीज जैसा आई होप कि वो फॉर्म देखने को मिलता है। क्रिश्चियनसन एंड अराहो एज अ सेंटर बैक्स, राइट में कूंडे, क्योंकि कैंसिल हो जाने वाला है तो एक प्रॉपर राइट बैक भी नहीं होगा। आपका सर्जियो रोबर्टो, भाई सर्जियो रोबर्टो भी जा रहा है, which is a hint कि शायद निको आ जाए भाई। निको आ जाए, हो सकता है। एंड टर स्टेगन अनफॉर्चुनेटली एज द गोलकीपर। अनफॉर्चुनेटली क्यों भाई? वो डिस्कस करेंगे, आई थिंक वीकनेस है, वीकनेसेस में आएगा। बट अगर हम लोग इसकी बात करें तो डू यू थिंक कोई चेंजेस हो सकते हैं इसके अंदर? और as soon as गावी comes, मुझे लगता है गावी को स्टार्ट तो कराएंगे कहीं ना कहीं। मतलब ऐसा नहीं कि आती हर मैच में स्टार्ट करा रहे हो, बट मतलब इवेंचुअली जब अपनी फुल फिटनेस पे आ जाएगा तो ही इज अ स्टार्टर। हाँ। और पेड्री क्या पूरे सीजन फिट रहेगा, ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अगर अभी की बात हो रही है, आई थिंक मैं शायद गावी की तरफ थोड़ा ज्यादा लीन कर दूं। हाँ, मैंने आगे इस पर स्ट्रेंथ्स में डाला हुआ है कि हाउ गावी, अपॉर्चुनिटीज में डाला, सॉरी, कि हाउ गावी जो है वो हांसी फ्लिक के अंडर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर्स बन सकता है। और हमने अभी तक फर्मिन लोपेज की बात भी नहीं करी। हाँ राइट, फर्मिन लोपेज अभी ओलंपिक्स का टॉप स्कोरर था शायद। वो बंदा भी स्कोरिंग स्प्री पे है। उससे ग्रुप से जो मारा, क्वार्टर में मारा, सेमीज में मारा, देन फाइनल्स में ब्रेस मारी लाइक मेसी। तो हम कैसे मना कर दे फर्मिन लोपेज को कि वो नहीं खेलेगा? एंड दिस ओनली गोज टू शो कि बारसा की मिडफील्ड में आप आराम से लोगों को सब आउट कर सकते हो और स्टैंडर्ड बिल्कुल भी नहीं करेगा टीम का। उतने ही तगड़े प्लेयर्स आपको बेंच पे ही मिलने वाले हैं। हाँ, तो वो मिनट्स मैनेज करने पड़ेंगे, हांसी फ्लिक मैनेज करने पड़ेंगे। ना आई थिंक जो मैंने ये चीज़ अभी बोली थी, मान लो पेड्री इंजर हो जाता है, गावी तो जनवरी के आसपास आने वाला है। अगर पेड्री इंजर हो भी जाता है और निको विलियम्स आ जाता है तो वही ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, क्योंकि निको विलियम्स लेफ्ट पे स्टार्ट कर सकता है एंड डैनी ओल्मो थ्रू द मिडिल आ सकता है, क्योंकि वहां पे भी खेला हुआ है। फर्मिन लोपेज भी है। फर्मिन लोपेज तो मतलब ऐसा प्लेयर है जो कि मतलब वो गोल्स मारने के भी उसके पास है। गुंडोगान भी खेल चुका है ऐसे रोल में, ऐसा नहीं कि जर्मनी में वैसे ही तो खेलता है, वैसे ही खेलता है। राइट, बहुत ऑप्शंस है भाई। आई थिंक बारसा की मिडफील्ड में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है कि कोई बंदा कहीं भी किसी भी रोल पे खेल सकता है। हाँ राइट, अपार्ट फ्रॉम परहैप्स डियोंग, पर मोस्टली सब लोग अटैकिंग मिडफील्डर, एज एन इंटीरियर, डबल पिवट में सब खेल सकते हैं। राइट, बट नाउ कमिंग टू द टैक्टिक्स, हमें क्या देखने को मिलने वाला है? कुछ जो की पॉइंट्स हैं हांसी फ्लिक के अंडर जो कि हमने बायर्न में देखे थे, नाउ प्री सीजन में भी हमें देखने को मिला है। उसकी जो पोस्ट मैच प्रेजेंटेशंस हैं उससे भी थोड़े हिंट्स मिले हैं। एंड एक चीज पे जिसपे वो बार बार एम्फोसिस डालता है वो है प्रेसिंग। मतलब वो रिलेंटलेस प्रेसिंग हमें एल क्लासिको में भी देखने को मिली थी। एंड रिलेंटलेस प्रेसिंग कैसी होती है कि जैसी आपके पास बॉल छूटी उसके बाद आपने काउंटर प्रेस इतना तगड़ा किया कि आप न्यूमेरिकल सुपीरियरिटी के साथ कर रहे हो। मतलब
ऐसा नहीं है कि आप अपनी पोजीशन नहीं छोड़ सकते, वो 2-3 प्लेयर्स आएंगे आपके पास भागते हुए एंड देन आपको प्रेशर में डालने का ट्राई करेंगे, एंड अगर वो आपने बाईपास कर दिया तो वो 2-3 प्लेयर्स भाग के दूसरे प्लेयर के पास भी जाएंगे। कैन वी से कि ये थोड़ा बहुत, मैं स्टाइल कंपेयर नहीं करना चाहता बिल्कुल भी, पर ये थोड़ा बहुत हम लोग अर्जेंटीना से देखते हैं ये चीज, जो प्रेसिंग वाला जो सीन है, या पर साउथ अमेरिकन हाँ, आई थिंक साउथ अमेरिकन फुटबॉल perhaps would be the more accurate thing to say, but अर्जेंटीना obviously वही उसका ही पार्ट है, एंड साउथ अमेरिका में जितनी टीम्स हैं उसकी मास्टर वही है। का बस ये है कि वो प्रेस तो करते हैं, साथ में स्टड्स अप मारने को भी तैयार रहते हैं, जो कि यहाँ पे अलाउड नहीं होने वाला। बट हाँ, आई थिंक हांसी फ्लिक का पॉइंट वही है ना कि आप इतनी प्रेसिंग करके दिखाओगे एंड जिसके लिए फिजिकलिटी ऑफ द प्लेयर्स वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, राइट। एंड उसके पे भी आएंगे हम लोग कि क्या ये एक्चुअली में वीकनेस हो सकती है, क्या ये स्ट्रेंथ हो सकती है, कैसे ये चीज एक्चुअली पैन आउट करेगी, क्योंकि हमने जो चीज बायर्न में देखी थी इतना आसान नहीं होगा उसी सेम चीज को रेप्लिकेट करना बार्सिलोना में, क्योंकि थोड़े फ्रेजाइल प्लेयर्स भी हैं, वो एग्जैक्टली वो बिल्ट है नहीं अभी उन प्लेयर्स की वैसे टाइप बनानी पड़ेगी उस चीज को, एंड देन अगेन वो बिल्ट आप सिर्फ एक सीजन के अंदर ही नहीं बना सकते, उस चीज को बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, बट देन अगेन इनिशियल साइंस हमें देखने को मिलते हैं। तो करा था भाई गोरेट्स्का का हाल देखा अभी, उसके आ रहा है गंजा हो गया बंदा, पता नहीं क्या क्या हो गया भाई। नाउ जो सेकंड थिंग हमें देखने को मिलती है वो है कि आपका जो बिल्डअप था चावी के अंडर वो काफी बड़ा होता था, पेशेंस होती थी, बहुत हॉरिजॉन्टल पासिंग होती थी, टू द पॉइंट कि कई बार हमें थोड़ी अनोइंग लगती थी वो चीज। ऑल्दो ये फिर भी एक बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट था ओवर टाइम्स ऑफ कीके सेटियन। वो तो जब एक टाइम पे ऐसा हो गया था कि एक स्टैट निकल के आया था कि बारसा के पास ला लीगा में एक टाइम पे मोस्ट पोजीशन था, 19-20 की सीजन की बात कर रहा हूँ मैं, बट वन ऑफ द लीस्ट नंबर ऑफ पासेस इन द फाइनल थर्ड था बॉक्स के अंदर, और उसमें भी मेजर कंट्रीब्यूशन टाइम पे मेसी का ही था। भाई वो तो इतना गंदा हालत था कि मतलब इनके मैचेस में कई बार 80% पोजीशन होता था और उसके बाद इनके गोल नहीं आते थे, साइडवेज पासिंग कर रहे थे पीछे पीके वगैरह, क्योंकि वो ट्रायंगल्स बनते ही नहीं थे, कुछ वर्टिकल पासिंग थी नहीं, एंड वही चीज का अपग्रेड हमें देखने को मिला है, बेटर हुआ चावी के अंडर ना, उस चीज को और बेटर करा है हांसी फ्लिक के अंडर, एंड अगेन यहाँ पे हमारा वही टैक्टिक रहने वाला है कि आपके पास बॉल आई तो आई ना, जल्दी से जल्दी हम कैसे बॉक्स के अंदर पहुंचे और वो शॉट कैसे लें। पोजीशन के ऊपर एम्फेसिस नहीं है, पोजीशन हांसी फ्लिक के अंडर रहता है, बट वो उस चीज का बेसिकली इट इज अ कॉन्सिक्वेंस। अगर आप इतनी अच्छी प्रेसिंग कर रहे हो ऑफ द बॉल, अब जैसे ही दूसरे बंदे के पास बॉल जा रही है, 4 लोग ऊपर चढ़ रहे हैं, तो आप बॉल रीगेन जल्दी कर सकते हो। हाँ। उसमें रिस्क ये भी है कि आप बहुत हाई लाइन खिला रहे हो, हाँ। तो एक बॉल पीछे से पड़ी, गोल का भी चांस है, विच इज आप देखोगे बायर्न म्यूनिख के टाइम पे भी डिफेंस बहुत खुला रहता था। ये वीकनेस है इसकी, हांसी फ्लिक सिस्टम में है ये, पर सिस्टम सेटअप इस तरीके से हो रखा है कि हमें आउटस्कोर करना है टीम को, तुम गोल तो खाओगी हाँ, लेकिन हम आउटस्कोर कर देंगे। तो ऐसे में जब इतनी जल्दी बॉल रीगेन कर रहे हो तो पोजीशन तो आएगा ही आएगा एज अ कॉन्सिक्वेंस, बट पोजीशन आते ही हमारा पर्पस ये नहीं होना चाहिए दिमाग में पहले इंस्टेंट की पोजीशन आ गया, अब हमें इस पोजीशन को मेंटेन करना है। हमारा पहला इंस्टेंट हांसी फ्लिक के अंडर ये है कि पोजीशन में बॉल आई, इसको जल्दी से जल्दी मिनिमम नंबर ऑफ पासेस में आप कैसे बॉक्स तक करते हो पोजीशन के। इसीलिए हम लोग बहुत सारी लॉन्ग बॉल्स देखते हैं, ऑफ द बॉल रनिंग बहुत ज्यादा देखते हैं, सब साथ में भाग रहे होते हैं अटैकिंग यूनिट की तरह। हाँ। वो चीजें हमें देखने को मिली। एंड ये सिस्टम यूनिक इसलिए क्योंकि जब आप किसी सिस्टम में देखते हो कि लॉन्ग बॉल्स बहुत डाली जा रही है, पेप गार्डियोला के अंदर यू वोंट से कि बहुत ज्यादा लॉन्ग बॉल्स डाली जा रही है, एंड इसलिए पोजीशन बहुत तगड़ा मेंटेन होता है। यहाँ पे आप लॉन्ग बॉल भी डाल रहे हो, एट द सेम टाइम आपकी प्रेसिंग इतनी ज्यादा तगड़ी है कि आपका पोजीशन तब भी ज्यादा होगा। लॉन्ग बॉल बेसिकली जो लोग नहीं समझे, लॉन्ग बॉल जब डाल रहे हो तो आपका रिस्क बहुत ज्यादा है भाई वो इंटरसेप्ट होने का, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं, चलो बट बहुत बार ऐसा होगा कि वो चीज एक्यूरेटली नहीं जाएगी, क्योंकि देन अगेन डिफिकल्ट होता है। देन अगेन लॉन्ग बॉल ऊपर से आ रही है तो किसी डिफेंडर के लिए ज्यादा आसान है वो चीज इंटरसेप्ट करना दैन की एक फॉरवर्ड जो है वो कंट्रोल कर लो, उसके आगे रन भी बना दो। जो लोग ज्यादा फुटबॉल से नहीं समझते हैं उन ऑडियंस के लिए थोड़ा बताता हूँ। जैसे मान लो मेरे सामने मोहित है, तो एक ऑप्शन है मेरे पास कि मैं सिंपल पासेस को करूँ। हाँ। और मैंने देखा कि मोहित के 10 मीटर पीछे एक प्लेयर है जो कि आगे रन बना रहा है। हाँ। तो मैं हवा में मारूंगा बॉल उसकी तरफ, और ये मैं होप करूंगा कि मेरा स्किल इतना अच्छा हो कि वो सीधा वो प्लेयर आगे भाग रहा है उसके पैरों पे गिर जाए बॉल। तो उसमें रिस्क ज्यादा रहता है। अगर मैं यहाँ पे सीधा सीधा मोहित को पास कर दूंगा तो बहुत आसानी से मैं पास कंप्लीट कर सकता हूँ। हाँ, एंड इसलिए आप पोजीशन लूज भी करोगे बट जल्दी से जल्दी आपको वो चीज गेन भी करनी है। नाउ एक जो चीज हम लोग उसके सिस्टम के अंदर देखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंस रखती है वो है फुल बैक्स। एंड ये कैसे काम करता है एग्जैक्टली यूजुअली हम लोग देखते हैं कि बायर्न के अंदर जो हमने देखा था हांसी फ्लिक को, बेसिकली जब आपकी टीम अटैक कर रही है तो एज मेनी एज 7 प्लेयर्स 7 प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो कि अटैक में लगे होते हैं। इसलिए ही इनका ये लोग गोल भी खाते हैं क्योंकि देन अगेन पीछे सिर्फ 3 ही प्लेयर बचे, एंड आगे जो है आपके 7 प्लेयर्स आ गए तो आप आउटस्कोर करने के चांसेस आपके बहुत ज्यादा हैं। वो 7 कौन एक्सप्लेन कर दो। हाँ, सो बेसिकली जो डबल पिवट है इनका,
अगर फुल बैक्स आगे जा रहे हैं 4-2-3-1 में, तो पीछे 2 ही सेंटर बैक्स बचे। तो एक जो सीडीएम होता है, जो कि इस टाइम पे बार्सा के पास है नहीं, बट अगर हम देखें तो मोस्ट लाइकली वो डेयोंग होने वाला है, वो पीछे ड्रॉप इन करेगा सेंटर बैक्स के बीच में, जिससे सॉर्ट ऑफ एक 3 एट द बैक फॉर्मेशन बन जाएगी। फुल बैक्स आगे पुश करेंगे, जो बीच में दूसरा पिवट होगा, जो कि उस टाइम पे गोरेट्स्का होता था, यहाँ पे गुंडोगान होगा मोस्ट लाइकली, वो एक्ट करेगा एज अ लिंक बिटवीन द डिफेंस और द मिडफील्ड एंड द फॉरवर्ड्स। आई थिंक गोरेट्स्का शायद नहीं था, थियागो था मेरे ख्याल से। हाँ सॉरी, थियागो थोड़े से बाद में आया था, राइट। सो थियागो वो लिंक प्रोवाइड करता था कि मेरे पास बॉल आएगी तो मैं कैसे डिफेंस और मिडफील्ड को अटैक से कॉम्बाइन करूँ। तो वो चीज़ गुंडोगान कर सकता है, एंड वो देन अगेन वो बहुत अच्छा इक्विप्ड है इस चीज़ के लिए, वो रेंजेस हैं उसके पास करने की। नाउ जब फुल बैक्स आगे जाते हैं, तो मैंने क्यों कहा एज मेनी एज 7, क्योंकि आपके पास एक लेवेंडोव्स्की हो गया, आपके पास जो आगे के 3 थे बेसिकली पेड्री, डैनी ओल्मो, यमाल, ये 4 हो गए टोटल में। देन जो फुल बैक्स आ गए 2-2, वो 6 हो गए। एंड देन ये जो लिंक है, ये भी आगे ही पास कर रहा है ना, तो ये भी मतलब बेसिकली कंट्रीब्यूट कर रहा है अटैक में। सो इतने सारे प्लेयर्स अटैक करते हैं, दैट इज वाई जब आपका मेन मोटिव ये है कि आपके पास पोजीशन आपने तुरंत गेन करा, बॉल आपने आगे मारी, एंड देन आपके 7 ऑप्शंस हैं पास करने के लिए, तो नेचुरली कुछ ना कुछ चांसेस तो बनेंगे ही बनेंगे। आउटस्कोर मतलब न्यूमेरिकल सुपीरियरिटी आपके डिफेंस, उनके डिफेंस में आप ये चीज़ कर दोगे, तो चांस बनने के बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी तो होगी, शॉर्ट इनिंग की बहुत प्रोबेबिलिटी होगी, एंड ऐसी ही चीज़ काम करती है। ना इसकी वीकनेसेस भी हैं, जिनको मैं एक चीज़ बोलूँगा, जिनको नहीं याद है ये, बस वो 8-2 देख लेना दोबारा। हाँ राइट। मेरे दिमाग में फॉर लाइफ वो रेफरेंस पॉइंट एक रहेगा, जितना मैं ट्रॉमेटाइज हुआ था। मुझे साफ याद है जिस मजे से वो लोग गोल मार रहे थे। तुम्हें याद हो जब तुमने मैच लाइव देखा था? मुझे वो लाइव याद है लिटरली। जब वो पहला गोल इन लोगों ने मारा था और फिर इन लोगों ने इक्वलाइज किया था बार्सा ने, मेरे ख्याल से सुआरेज ने मारा था, वो आई थिंक कुछ ओन गोल हो गया था, कुछ हो गया था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं कैसे हुआ था, बट और वो तब था कि भाई गेम इतना फास्ट चल रहा है। उस टाइम पे मुझे याद है कीकी सेटियन ने बार्सा को 4-4-2 खिला दिया था और विडाल वगैरह को विंग्स पे डाल रखा था, आर्थर विडाल को, ऐसे टाइप का कुछ सीन था। एंड वो टीम पहले 15-20 मिनट तक तो बार्सा कीप अप कर पा रही थी थोड़ा बहुत। अरे मर वो मेसी ने क्रॉस डाला था, वो पोस्ट पे लग गया था, जो क्रॉस था वो एक्चुअली टप्पा के पोस्ट पे लग गया था। और मुझे पता लिटरली याद है 15-20 मिनट हो गए थे, उसके बाद 90 मिनट होते हैं गेम में, 70 मिनट, 1 घंटे से ज्यादा गेम बचा हुआ था, बार्सा फिजिकली आउटपेस हो गई थी। वो दिख रहा था कि लोगों में स्टैमिना नहीं है कि वो कीप अप कर पाए। 7 बंदे आगे भाग रहे, तुम क्या, वो डर दिख रहा था भाई। एक टाइम पे जब वो शायद 7वां या 8वां गोल जब मारा था कोटिन्यो ने, पता नहीं किसने मारा, तो मेसी से घुटनों पे था अपने, जो फोटो बहुत फेमस भी है भाई। वो मेंटली सब हार गए थे भाई, राइट, कि क्या करे, क्या है ही नहीं, भाग ही नहीं पा रहे। आई थिंक मुझे बस वो एक रन देखनी है जो कि डेविस और नेल्सन सेमेडो की थी, जो भाई उस बंदे ने बर्बाद करा था उन लोगों को। एंड जितनी ईज से वो लोग अल्टीमेटली गोल मार रहे थे जाके बॉक्स के अंदर, मतलब डेविस तो मजे में बॉक्स के अंदर घुस जा रहा था भाई, और फिर लेवेंडोव्स्की, कोटिन्यो सब थे ही गोल मारने के लिए। सो देन अगेन आपके पास ऑप्शंस बहुत होते हैं वहां पे जाके, इसलिए आप गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज आपकी बहुत ज्यादा बनती हैं। तो ये हमें दिखने वाला है नाउ। इसका एक सॉर्ट ऑफ एक वल्नरेबल पॉइंट ये सिस्टम का कि हांसी फ्लिक के हम लोग हाई लाइन देखते हैं, एंड अगर आपके 3 ही प्लेयर्स पीछे हैं और आप हाई लाइन कर रहे हो, नाउ यू हैव अ गोलकीपर लाइक टर स्टेगन, जो कि ऑन द बॉल ऑफ लेट इतना अच्छा रहा नहीं है। ऑल्दो जब ये ट्रांजिशन आया था धीरे धीरे बॉल प्लेइंग गोलकीपर्स का, तो आई रिमेंबर टर स्टेगन उन कीपर्स में से था जो कि भाई ही वाज फेयरली डिसेंट, इतना गंदा नहीं था वो, बट ऑफ लेट उसकी पासिंग इतनी ज़्यादा अजीब हो गई है, इतने अजीब टाइप के डिसीजन लेता है वो, कि आई थिंक जब ऐसी सिचुएशंस आएंगी तो बार्सिलोना थ्रेट में होगी। देन इसको हम लोग वीकनेस वाले पॉइंट में और अच्छे से डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से प्लेयर्स हैं और किनकी वजह से वीकनेसेस आएंगी। बट मूविंग ऑन, पहले हम लोग स्ट्रेंथ्स की बात करते हैं। इसकी पहली बात यह है, हांसी फ्लिक के अंडर सबसे बड़ा व्हाट डू यू थिंक स्ट्रेंथ क्या है? क्योंकि आई थिंक सबसे ज़्यादा ऑब्वियस चीज़ है ये मेंटालिटी। हाँ, मेंटालिटी है। एंड हमें एल क्लासिको देख के चीज़ पता चल गई थी। अगर चावी होता तो वो खूब तारीफ कर रहा होता टीम की, कोई भी मैनेजर होता है इनफैक्ट। उसने बोला कि वेल फॉर वन थिंग वी डिड नॉट प्रेस फॉर 90 मिनट्स। इसका मतलब कि वो सेटिस्फाइड नहीं था उस चीज़ से, एंड विच इज़ अ वेरी गुड साइन। अगर इस टाइम पे आपको मैड्रिड से कम्पीट करना है, आउट ऑफ ऑल द टाइम्स, आई थिंक जब से हम लोगों ने फुटबॉल देखना स्टार्ट करा है, हमसे थोड़े बड़े लोगों में ने भी, जब से 2010 वाले डेकेड से भी देखना स्टार्ट करा है, तब से आई थिंक इतनी ज़्यादा डिस्पैरिटी रही नहीं है। जितनी डिस्पैरिटी इस टाइम पे क्लब्स की थी, उतनी डिस्पैरिटी पहले कभी नहीं थी। मतलब भाई मैड्रिड की स्क्वाड, अंदर इसको हम लोग मैड्रिड वाले पॉइंट में भी कवर करेंगे कि वो, हम लोग अभी तक सिटी की बात कर रहे थे कि बेस्ट स्क्वाड है,
मैड्रिड इज ऑन पार इफ नॉट बेटर। जिस लेवल की उन लोगों की स्क्वाड है और जो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैनेजर्स ऑल टाइम उनके पास है, लाइक कार्लो एंसेलोटी, जो एक किसी के साथ भी कहीं पे भी अडैप्ट कर सकता है। इस चीज को तोड़ने के लिए एक मेंटालिटी हांसी फ्लिक वाली होगी तो ही आप तोड़ सकते हो, वरना फिर आपका चांस नहीं है वहां पे। थोड़ी सी भी अगर आपने कॉम्प्लिसेंसी दे दी प्लेयर्स को, तो फिर यंग प्लेयर्स का हम लोग देखते हैं क्या, यही तो इन लोगों की मेन प्रॉब्लम है कि लोग कॉम्प्लिसेंट हो जाते हैं, एंड वो चीज नहीं होगी हांसी फ्लिक के अंडर, आई एम 99% श्योर। तो ये चीज बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट है अंडर हांसी फ्लिक। नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव टू टॉक अबाउट इज की इन गेम मैनेजमेंट जो हांसी फ्लिक का जिस टाइप के सब्स्टिट्यूशंस लेके आता है, ये हमने बायर्न म्यूनिख के अंडर भी देखा था। वो चीज चावी को हमने कितना क्रिटिसाइज करा था कि इसके सब्स्टिट्यूशंस बहुत लेट आते हैं भाई, जो कि उसने ओवर द टाइम थोड़ा सा इंप्रूव करा था उस चीज को लेके, बट हांसी फ्लिक का ये फोटे है टाइमली, हाँ, कि मैं देख रहा हूँ नहीं वर्कआउट कर रहा तो मैं चेंज कर दूंगा, राइट। तो ये चीज होना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड आई थिंक ये बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है बार्सिलोना को आगे जाके, क्योंकि एज यू सेड ना, मिडफील्ड इनके ऐसे प्लेयर्स हैं, स्क्वाड डेप्थ इज वन ऑफ देयर स्ट्रेंथ्स, जैसे टाइप के प्लेयर्स है कि आप सब्स्टिट्यूट करोगे और क्वालिटी रिड्यूस नहीं होगी। अभी तो हम यमाल की याद कर रहे हैं राइट विंग पे, वो हटेगा तो रफीनिया आएगा। रफीनिया की तो बात ही नहीं करी हमने, रफीनिया पिछले साल सरप्राइजिंगली वन ऑफ द बेटर प्लेयर्स था हमारा, राइट। अगर यहाँ पे निको विलियम्स करता है तो वहाँ पर डैनी ओल्मो भी खेल सकता है, वो भी गोल्स प्रोवाइड कर सकता है। तो आप प्लेयर्स हटा सकते हो, सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, एंड एट द सेम टाइम आपकी जो टीम की क्वालिटी है, जो आपका स्ट्रक्चर है, वो डिग्रेड नहीं होगा। तो ये बहुत ही बड़ा एक पॉजिटिव है हांसी फ्लिक के अंडर। थर्ड आई थिंक एक जो स्ट्रेंथ हो सकती है बार्सिलोना की, वो ये है कि ये जो सिस्टम है ये रिलेटिवली न्यू है ये पूरी ला लीगा में। मतलब यूजुअली हमने ये सिस्टम बुंडेसलीगा में देखा है, ये चैंपियंस लीग में जाके इस चीज को टैकल करते हैं। अगर ये चीज अच्छे से इंप्लीमेंट होती है तो आई थिंक ये ला लीगा के लिए इस चीज के साथ कीप अप करना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। अलग स्टाइल ऑफ प्ले फ्लेवर लेके आ रहे हो, अलग स्टाइल ऑफ प्ले फ्लेवर लेके आ रहा है। इतनी हाई प्रेसिंग तो हमने देखी नहीं भाई ला लीगा में। अगर इस टाइप से लोग इस चीज को अच्छे से इंप्लीमेंट कर देते, देन अगेन बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज बोलना कि जब तक ये चीज प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट नहीं होगी तब तक शायद वो एग्जैक्टली रिजल्ट लाके ना दे, बट अगर ये चीज अच्छे से इंप्लीमेंट हो गई तो बहुत ही ज्यादा ब्राइट फ्यूचर है बार्सिलोना का एक्चुअली में। एंड द फाइनल पॉइंट इज द गोल स्कोरिंग एबिलिटी अंडर हांसी फ्लिक। हांसी फ्लिक के अंडर जब बायर्न खेल रही थी तो ऑन एन एवरेज वो 3 गोल मारते थे पर गेम। तो एंड देन अगेन जो हमने पूरा सिस्टम एक्सप्लेन करा उसका पॉइंट ये था, जब आपके 7 प्लेयर आ गए तो गोल्स आएंगे ही आएंगे, अगर वही अच्छे से इंप्लीमेंट होती है वो चीज़, सब प्लेयर्स को अपना रोल पता होता है। तो ये चीज़ हमें एक स्ट्रेंथ देखने को मिल सकती है, एंड ये इसलिए बहुत एक्साइटिंग हो देखने के लिए, क्योंकि चलो आप गोल्स कंसीड कर रहे हो तो कर लो, बट अगर आप आउटस्कोरिंग वाले पर्सपेक्टिव से गेम खेल रहे हो ना तो वो गेम बहुत इंटरेस्टिंग कर देता है। तो ये चीज़ एक स्ट्रेंथ होगी। नाउ कमिंग टू द वीकनेसेस अंडर हांसी फ्लिक, एंड पहले बात होगा जो फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन है। ये वही पॉइंट है भाई, मतलब फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन ओवरनाइट नहीं हो सकता, एक सीजन के अंडर नहीं हो सकता। ऑल्दो जो तुमने ट्रेनिंग सेशंस देखे बार्सिलोना के इस टाइम पे, वो कितने वो बैंड वैंड्स यूज कर रहे हैं, वेट ट्रेनिंग पे कितने एक्सरसाइज दे रहे हैं, बहुत हो रही है। हाँ, तो आई होप वो चीज़ इंप्रूव होती है। हांसी फ्लिक ने ओपनली ये चीज़ बोली है कि ये जो इंजरीज वाला इशू है बार्सो के अंदर, ये मैं इंप्रूव करना चाह रहा हूँ, राइट, एंड वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इनफैक्ट ये एक्चुअली में इसमें आप ये भी कह सकते हो एक तरीके से वीकनेस है ये बार्सा की, कि इनके सीजन में जो इनके इंपॉर्टेंट प्लेयर्स इंजर होते हैं इस टाइम पे, पेड्री इंजर हो गई होगा, यू नो, गावी जनवरी में जाके आएगा, अराहो भी इस टाइम पे इंजर्ड है। तो ये सब प्लेयर्स जो कि इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं, क्या ये कीप अप कर पाएंगे इस सिस्टम के अंडर, उस फिजिकलिटी के साथ कीप अप कर पाएंगे, ट्रेनिंग के साथ कीप अप कर पाएंगे? बहुत डिमांडिंग होने वाला है, मतलब ये जो स्टाइल ऑफ प्ले बहुत डिमांडिंग है बॉडी पे, बहुत फिजिकली फिट होना ही पड़ेगा, राइट। और ये चीज हमें जब सीजन स्टार्ट होगा तो ही देखने को मिलेगा एज द सीजन प्रोग्रेसेस, तो बहुत ज्यादा एम्फोसिस डालूंगा नहीं इस पे। सेकंड वही है कि भाई हांसी फ्लिक नया मैनेजर है, टैक्टिक्स नए हैं, तो एक्चुअली में कायदे से आपको टाइम देना चाहिए उस चीज को सेटल इन होने का, बट मैनेजर पे प्रेशर एक्चुअली में इतना ज्यादा होगा ना कि आपको तुरंत डिलीवर करना पड़ेगा। जो चीज चावी के साथ हुई थी, जिस तरीके से उसे निकाला गया था, जिस एक्सपेक्टेशन से हांसी फ्लिक आया है, ये एक्सपेक्ट किया जाएगा कि वो आते ही डिलीवर करे। तो ये चीज एक अंडर होने वाली है। नाउ जो फाइनल पॉइंट होगा वो ये है, पहली बात जो डीएम नहीं है इनके पास, एक प्रॉपर आउट एंड आउट लेफ्ट विंगर नहीं है इनके पास। होपफुली निको विलियम्स आता है तो वो चीज चेंज हो जाएगी, बट एज ऑफ नाउ नहीं है, जो कि हांसी फ्लिक के सिस्टम के अंडर आपको एक प्रॉपर विंगर चाहिए होते हैं। तो उस चीज की प्रॉब्लम है, वो डीएम वाली थोड़ी प्रॉब्लम होगी, बट चलो वो चीज अगर हम लोग हटा भी थे तो इन जनरल हम लोग बात करें तो बार्सा का हमने क्या देखा भाई, लास्ट सीजन इन लोगों ने जिस तरीके से कंसीड करे थे गोल्स ऑन द काउंटर, बार्सा से हाईलाइन नहीं खिलाई गई थी। सुपर कप इन लोगों ने ट्राई करा था अगेंस्ट रियल मैड्रिड, जब विनीसियस ने स्टार्टिंग में ही रन बना दिए थे और गोल भी मार दिए थे मजे में।
तो ये चीज़ तो इन्हें मास्टर करनी है इस टाइम पे। तो इस चीज़ को मास्टर करना इतने शॉर्ट टाइम में एंड अच्छे से एग्जीक्यूट करना, क्योंकि डिफेंस खुलेगा ही खुलेगा। उस टाइम पे बायर्न में अच्छी चीज़ ये भी थी कि उनके पास नोयर था जो इतना ज़्यादा अच्छा था बॉल पे, वो स्वीपर कीपर था, वो आगे आके बॉल मार भी सकता था। टर स्टेगन अपनी ऑफ द लाइन उतना ज़्यादा आएगा नहीं, ऑलरेडी थोड़ा रिजर्व्ड है, बॉल पे उतना अच्छा है नहीं। जो डिफेंडर्स है वो हमने लास्ट सीजन देखा था कि दे हैड द टेंडेंसी कि वो थोड़े खुल जाते थे डिफेंस काउंटर अटैक्स पे। तो उस चीज़ की प्रॉब्लम आएगी। एंड देन अगेन वो कैसे टैकल करते हैं, इनके पास प्लेयर्स तो हैं टैकल करने के, बट वो कैसे तो लास्ट टाइम भी थे, बट वही ना, नाउ दे डोंट हैव द एक्सक्यूज कि हमारे पास पीके जैसे प्लेयर्स जो कि नहीं कर सकते ट्राई बैक, इतना बुढ़े हो गए। बट हाँ, मतलब लेट्स सी ये लोग टैक्टिकली उस चीज़ को समझते हैं कि नहीं समझते। राइट। सो नाउ मूविंग ऑन टू दी अपॉर्चुनिटीज एंड देन हम लोग एक्सपेक्टेशन की बात करेंगे। 2-3 प्लेयर है जिनकी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। पहला है भाई लेवेंडोस्की, जैसा लास्ट सीजन गया था उसका, एंड में आता था उसने सीजन अच्छा करा था, बट अगर हांसी फ्लिक के अंदर अगर लेवेंडोस्की परफॉर्म नहीं कर पाया देन यू नो कि उसका टाइम हो चुका है। यहाँ पे उसके बेस्ट चांसेस होंगे कितनी, और उसने बोला था कि भाई मेरे पास बॉल, ये लोग विंगर्स जो है वो साइड चले जाते हैं, रफीनो वगैरह के लिए उसने चीज़ बोली थी, मेरे पास सपोर्ट नहीं होता, उस चक्कर में खुद भी इधर उधर होने लग गया, आइसोलेट हो जाता है, इधर उधर हो जाता है। हांसी फ्लिक के अंदर वो चीज़ नहीं होगी। जब अगेन 7 प्लेयर्स आपके साथ अटैक करने को है तो आपके पास बहुत ज़्यादा पासिंग ऑप्शंस होंगे, बहुत सपोर्ट होगा। तो लेवेंडोस्की एक प्लेयर होगा देखने के लिए। सेकेंड, जैसे तुमने मेंशन करा था, गावी। वैसे व्हाई डू यू थिंक कि गावी क्यों होगा सबसे इंपॉर्टेंट? यार आई थिंक उसका पहली बात तो जो मेंटल जो वो है फ्रीक्वेंसी है वो एकदम ऑन पार है विद हांसी फ्लिक। वहाँ पे बड़ा सीमलेस एक मैच बनेगा। सेकेंडली वो फिजिकली जितना प्रोड्यूस कर सकता है कि भाई डू और डाई जो मेंटालिटी होती है फील्ड के ऊपर, कि मैं जितने टाइम के लिए भी खेल रहा हूँ फुल इंटेंसिटी के साथ खेलूंगा, चाहे वो प्रेसिंग की बात हो, चाहे वो पीछे ट्राई बैक करके टैकल मारने की बात हो। वो जो डर्टी फुटबॉल है ना वो भी वो खेलना जानता है। हाँ, प्लस द यूटिलिटी दैट ही ऑफर्स, इतना कुछ वो वैल्यू लेके आता है टेल पे कि उसको क्यों नहीं रखना चाहोगे आप? आई थिंक मुझे भी बेसिकली मेरा पॉइंट यही था कि ये जो प्रेसिंग वाला सिस्टम है वो गावी का फोर्टे है। हम लोग हर किसी के फोर्टे की बात कर रहे हैं, गावी से बेटर प्रेसिंग पूरी बारसा में और कोई नहीं करता। Perhaps. तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है हांसी फ्लिक के अंडर। एंड देन फाइनली हांसी फ्लिक हिमसेल्फ। देन अगेन जो मैंने कहा एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होंगी। हांसी फ्लिक इज वो मतलब चावी से 10 गुना बेटर मैनेजर है। तो अगर वो सेकंड ले आया था तो इससे सेकंड वाली एक्सपेक्टेशन नहीं है। एंड नाउ कमिंग टू द एक्सपेक्टेशंस एंड प्रेडिक्शन। एक्सपेक्टेशन क्या है तुम्हारी बारसा से? एक्सपेक्टेशन मेरी भाई ट्रॉफी लेस नहीं जाना चाहिए। हाँ, ला लीगा देखो अगर हार जाते हैं, कैन अंडरस्टैंड, बिकॉज अभी हमने डिस्कस करना है मैड्रिड को, हमें पता भी नहीं कि मैड्रिड कितना ज़्यादा डोमिनेटिंग हो सकती है एम्बापे के साथ। तो ऑल्दो हम भी लेवल अप करें बट दूसरा हमारा राइवल भी लेवल अप करें। तो ये फेयर नहीं होगा कहना कि हमें ला लीगा जीतना ही जीतना है, वरना ये एक बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट होगा। बट अगर मैं ऐसे यूसीएल की बात करूं, आई थिंक हम लोग को अगर हम लोग सेमीज तक खींच सकते हैं तो इट इज़ गोइंग टू बी अ लेवल अप डेफिनेटली। मतलब लास्ट टाइम भी होप्स में थे कि सेमीज में आ जाएंगे और फिर डॉर्टमुंड मिल जाएगी, ऐसा वैसा हो जाएगा। आई थिंक अब हम लोग जेन्युइनली पुश कर सकते हैं कि हमें एटलीस्ट सेमीज तो आना चाहिए। लास्ट टाइम हम लोग क्वार्टर्स के मिनिमम एक्सपेक्टेशन लेके गए थे, हमने उससे बेटर टीम बनाई है अब। और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ मैड्रिड से कम्पीट कर रहे हैं तो कोई एक्सक्यूज भी नहीं है। इट्स अ नॉकआउट गेम। आई होप कि हम लोग सेमीज तक आए यूसीएल के। थोड़ी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन हो सकती है। एंड कोपा डेल रे या फिर सुपर कोपा में होगी ना बारसा अभी, एक तो टाइटल में से आना चाहिए। ला लीगा का मैं फिर भी मान सकता हूँ अगर नहीं जीतते तो। आई थिंक मेरी एक्सपेक्टेशन थोड़ी डिफरेंट है। एंड मेरा ये है कि आपको ला लीगा जीतनी है एंड यूसीएल में एटलीस्ट क्वार्टर्स तक आना है। ये मेरी एक्सपेक्टेशन। क्वार्टर्स तो हाँ एटलीस्ट, क्योंकि लास्ट ईयर भी पहुंचे ही थे, बट सेमीज के लिए हमें टारगेट करना चाहिए। टारगेट तो करना चाहिए। आई थिंक मेरा मेन पॉइंट ये है कि मतलब ला लीगा का तो आपको जीतना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि आपके स्क्वाड का एक्सक्यूज है। हाँ, आप ये कह सकते हो रियल मैड्रिड का स्क्वाड बेटर है इस टाइम पे, बट मतलब ये स्क्वाड ऐसा है कि अगर इसके साथ ये लोग टाइटल जीत जाते तो सरप्राइज नहीं होगा कोई। इतनी अच्छी स्क्वाड है इनके पास। पर मतलब मैड्रिड की स्क्वाड बेटर तो है ही भाई, बेटर है। मतलब आई थिंक मैनेजर भी ज्यादा सीजनड है। सीजनड तो है, कैसे बोल रहे हो? हाँ, सिर्फ ट्रिपल विनिंग मैनेजर, सेक्सटुपल विनिंग मैनेजर है। ज्यादा बड़ा मैनेजर कौन है? वो तो क्योंकि एक्सपीरियंस मैनेजर कौन है? क्योंकि ज्यादा टाइम खेला है ना वो। मतलब आई थिंक सिर्फ उस चीज पर डिपेंड नहीं करता। लाइक कि हमारा जो है मेसी से बेटर की होना चाहिए कायदे से। चावी की जो स्क्वाड थी उस टाइम पे और रियल मैड्रिड की थी, कार्लो एंसेलोटी था उस टाइम पे भी। कार्लो एंसेलोटी ऐसा तो नहीं है कि वो लीग में बहुत एक्सपर्टीज है उसकी, बेसिकली कप मैनेजिंग में उसकी एक्सपर्टीज है ना। स्क्वाड इतनी अच्छी है कि वो लीग में भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर लेता है। बट आई थिंक हांसी फ्लिक जो है वो एक ओवरऑल पैकेज है जो कि मतलब सेक्सटुपल आदमी कैसे ही नहीं जीत जाता। एंड इसलिए मुझे लगता है कि
एटलीस्ट बारसा फैंस को एक्सपेक्टेशन तो होनी चाहिए कि भाई कि आप ला लीगा जीतोगे, इतनी अच्छी टीम है आपके पास, इतना अच्छा आई मैनेजर थिंक है आपके टारगेट पास। होना चाहिए, एक्सपेक्टेशन नहीं। जो जैसे हम लोग यूसीएल में कह रहे हैं कि टारगेट सेमीज है, मिनिमम एक्सपेक्टेशन क्वार्टर्स है। सिमिलरली टारगेट ला लीगा जीतने का होना चाहिए, मिनिमम सेकंड। ओके, सेकंड भी मतलब ऐसे नहीं कि जैसे अभी आए क्लोज बैटल देते हैं। आई थिंक मेरी जो प्रिडिक्शन होगी अल्टीमेटली, जो कि रियलिटी है, विच इज कि ये लोग लीग नहीं जीतेंगे, सेकंड आएंगे। यूसीएल में आई थिंक ये लोग क्वार्टर्स तो जाएंगे ही जाएंगे, हो सकता है सेमीज भी चले जाएं, बट आई थिंक क्वार्टर्स तो ये वो वाला पॉइंट ये लोग फुलफिल कर देंगे। एंड फाइनली आई थिंक कोपा डेल रे बार्सिलोना जीतने वाली है, हो सकता है सुपर कप भी जीत जाए, बट आई थिंक ये इन 2 ट्रॉफीज होंगी। ट्रॉफीलेस नहीं जा रही, ट्रॉफीलेस तो नहीं जाएगी, बट आई थिंक ये 2 ट्रॉफीज है जो कि बेसिकली कप ट्रॉफीज है, डोमेस्टिक कप ट्रॉफीज है, ये 2 बारसा जीत सकती है। आई थिंक लीग और यूसीएल अभी डिफिकल्ट है। चलो देखते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू रियल मैड्रिड, जो कि इनके राइवल है इस टाइम पे, एंड इनकी भी हम लोग वैसे ही बात करेंगे, उसी फ्लो में चलेंगे। सो बेसिकली हम लोग पहले बात करते हैं फॉर्मेशन की। फॉर्मेशन आई थिंक होने वाली 4-3-3 इस टाइम पे, जो पूरे साइंस मिले हैं हमें कार्लो एंसेलोटी के साथ, यही सोच देखने को मिला है कि वो सारे विंग्स एक्सप्लॉइट करने वाला है एज अ 4-3-3 फॉर्मेशन। वो रॉड्रिगो को भी स्टार्टर रखने वाला है इस टाइम पे, एंड इसलिए अगर वो 3 फॉरवर्ड है तो नेचुरली 4-3-3 में हो जाती है। मतलब रॉड्रिगो राइट विंगर होगा, रॉड्रिगो राइट विंगर, एम्बापे थ्रू द मिडिल, विनीशियस ऑन द लेफ्ट। नाउ जो मिडफील्ड है इस टाइम पे, एंड यहाँ पे थोड़ा सैड पार्ट वही आएगा कि कामाविंगा जैसा क्वालिटी प्लेयर मिस आउट करने वाला है, बट आई थिंक मेरी मिडफील्ड जो होगी वो होगी जूड बेलिंगम, वैल्वर्डे और चुआमेनी। चुआमेनी एक सिंगल पिवट भी ऑपरेट कर सकता है। वैल्वर्डे का बेस्ट पार्ट यही है कि वो हर मैच में थ्रू आउट द 90 मिनट्स वो आगे पीछे कर सकता है, जो काम गावी कर सकता है वो चीज़ वैल्वर्डे कर सकता है, वैसी इंटेंसिटी वो प्रोवाइड कर सकता है। तो बेलिंगम का रोल क्यों चेंज करना है, वो पिछले साल इतना अच्छा खेला? आई थिंक बेलिंगम के पास ये, इसको हम लोग टैक्टिक्स में और अच्छे से डिस्कस करेंगे, बट बेलिंगम के पास वो लिबर्टी होगी कि तू आगे जा। और नीचे उसने बोली है कि वो गोल्स बॉक्स के जितना पास रहा है बेलिंगम उतना बेटर है, क्योंकि वो गोल्स भी मार सकता है। उसकी जो वो थर्ड मैन रन्स निकालने वाली एबिलिटी है, लेट रन्स निकालने वाली एबिलिटी है, जिससे वो गोल्स मार देता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई थिंक जूड बेलिंगम के पास वो लिबर्टी होगी कि तू आगे जा, क्योंकि ये जो पीछे 2 प्लेयर्स हैं ये दे आर मोर देन इनफ भाई, ये लोग आराम से कर लेंगे। बेस्ट पार्टी ये है कि मैड्रिड का कि इनके पास एक सिंगल पिवट खेलने वाला प्लेयर है, जो कि एज अ सिंगल पिवट भी खेल सकता है, प्लस वैल्वर्डे एडेड है। तो जूड बेलिंगम के पास वो लिबर्टी तो होगी, बट आई थिंक एक स्लाइटली थोड़ा सा पीछे रोल देखने को मिलेगा, जिसके उसकी डिफेंसिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी थोड़ी बढ़ जाएंगी। एंड जो डिफेंस है हमारा वो कुछ खास चेंज नहीं होने वाला। कार्निवल कह रहा हूँ, कारवाल जो है वो राइट बैक पे होगा। उसने प्रूव करा है भाई यूरो में कितना अच्छा है इस टाइम पे भी। बैलन डोर शॉट्स रूडिगर और मिलेटो हमारी सेंटर बैक पेयरिंग होगी। एल्बा को अभी टाइम लगेगा आने में। मेंडी जो है वो हमारा लेफ्ट बैक होने वाला है। फ्रैन गार्सिया देना कि यहाँ पे अभी चांस नहीं मिलेगा। एंड कोर्तिया हमारा गोलकीपर होने वाला है। आई थिंक यहाँ पे इतने ज़्यादा कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन होनी है ना। आई थिंक मैड्रिड को डिस्कस करना रिलेटिवली थोड़ा सिंपल है, क्योंकि टैक्टिक्स बहुत कुछ खास होती नहीं इन लोगों के, एंड बहुत टाइम से भी देखते आ रहे, तो सब लोग वेल वर्स्ड है। हांसिल का भी नया आया था बारसा में, इसलिए काफ़ी चीज़ें चेंज हो रही है बारसा में इस टाइम पे। एंड इसलिए अगर हम लोग टैक्टिक्स की बात करें, भाई मैड्रिड ऑब्वियसली काउंटर अटैकिंग सिस्टम खेलने वाली है। क्यों खेलने वाली? जो लोग कह रहे हैं पोजीशन क्यों नहीं डोमिनेट करेगी, आई होप करे भी ना भाई। जिस टाइप की इनके पास स्पेस है, इनको पूरे मैच में 4 चांस मिलेंगे, लोग 4 गोल मार देंगे। ऐसा टाइप की इनके पास एफिशिएंट बहुत एफिशिएंट है। मतलब इस टाइम पे हम लोग देखें तो मिडफील्ड देखें, जूड बेलिंगम, वैल्वर्डे, चुआमेनी, तीनों फिजिकल प्लेयर्स हैं। आगे जो प्लेयर्स हैं विनीशियस, एम्बापे, रॉड्रिगो, तीनों मतलब स्पीडस्टर्स हैं इस टाइम पे। डिफेंस लाइन हमारी पूरी सॉर्टेड है। तो मतलब मैड्रिड के पास तो कोई एक्सक्यूज ही नहीं है किसी भी चीज़ का। अगर मतलब इस टाइम जो मैं एक्सपेक्टेशन बोलूंगा शायद थोड़े लोगों को अनरियलिस्टिक लगे, बट आई थिंक एक्सपेक्टेशन वही होनी चाहिए भाई। जो कि हम आज तक कभी जीते नहीं। बट आई थिंक ये बहुत ही सिंपल है हमारे टैक्टिक्स, एंड ऐसे ही टैक्टिक्स रहे एंसेलोटी के अंदर तो ही अच्छा है। फालतू में कोई जरूरत नहीं है वो करने की, हम लोग भाई पोजीशन डोमिनेट करेंगे, हमारी इतनी अच्छी टीम है ना। एंसेलोटी वैसे आई थिंक तो तुम कह रहे हो कि क्या मोस्ट लाइकली होगा, बट क्या होना चाहिए? आई थिंक दे शुड फोकस मोर ऑन काउंटर अटैकिंग। वहां पे इनका फोर्टे निकल के आएगा। हाँ, मैं भी तो वही कह रहा हूँ कि पोजीशन पे फोकस मत करो। तुम्हारा जो फोर्टे है वो ये कि काउंटर अटैक्स पे कैसे खेला जाए। पेस इतनी ज्यादा है भाई। हाँ, मतलब हम लोग जो पीएसजी के लिए कह रहे थे ना, वो लोग ये लोग एक्सप्लॉइट कर नहीं पाए एक्चुअली में, विद डेम्बले, बारकोला एंड एम्बापे। वो सब अपग्रेडेड है ऑब्वियसली रियल मैड्रिड, बट ये लोग एक्सप्लॉइट भी कर लेंगे उस चीज़ को। तो वो जब 3 आपके पास ऐसे फॉर्ड होते हैं ना कि आपने एक बॉल आगे निकाल दी, हम लोग कहते हैं ना एम्बापे भागता है, बॉल आगे निकाल दी एम्बापे भाग जाएगा। यहाँ पे 3 प्लेयर्स जो कि भाग जाएंगे। तो काउंटर अटैक खेलो तो बेस्ट है। 3 चांस मिलेंगे, तीनों ये लोग गोल मार देंगे। जूड बेलिंगम का हमने अभी डिस्कस करा, वैल्वर्डे का हमने अभी डिस्कस करा।
वैल्वर्दे और चुआमेनी वो प्लेयर्स होंगे जो कि हमें डिफेंसिव स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे, जो यूजुअली 3 प्लेयर्स प्रोवाइड करते हैं। अगर जूड बेलिंगम आ गया है तो ये 2 प्लेयर्स दे आर मोर देन इनफ कि ये लोग प्रोवाइड कर सके, पूरे एरिया कवर कर सके। तो ये बहुत अच्छा टैक्टिक है, बहुत सिंपल टैक्टिक है। ना अगर हम लोग स्ट्रेंथ्स की बात करें रियल मैड्रिड की, अगेन भाई व्हाट डू यू थिंक? भाई स्ट्रेंथ है कि दिस इज द न्यू गैलेक्टिकोस परहैप्स। सबसे बड़ी स्ट्रेंथ तो मुझे यही लगती है। अगर तुम जो कहना चाह रहे हो मुझे पता है कि वो मैड्रिड मेंटालिटी जो है, बट वो तो चलो सभी को पता है और वो बहुत ऑब्वियस है। फॉर मी द बिगेस्ट वन इज कि पिछले 2-3 सालों में हम लोग देख रहे थे कि शायद ये टीम अपने एजिंग वाले स्टेज पे आ गई है। कई सारे प्लेयर्स अपने ट्वाइलाइट पे आ रहे हैं करियर्स के। कई सारे प्लेयर्स जो है वो इंजर्ड होते तो डेप्थ नहीं बचती टीम में। कार्लो अंसेलोटी ने कितनी बार कंप्लेन करा था कि हम लोग ट्रांसफर्स में कुछ ले ही नहीं रहे विंडो में, एंड बहुत ज़्यादा डिप्लीटेड स्क्वाड है। अब तो जो एक वो चीज़ थी जो एक पॉसिबल इनके पास एक्सक्यूज हो सकता था, अब तो वो भी नहीं है भाई। डेप्थ भी इतनी तगड़ी है। प्लेयर अर्दा गुलर जैसे प्लेयर से हमने बात ही नहीं करी। अर्दा गुलर, ब्राहिम डियाज, ये सब ये सब कहाँ, मतलब तुम कैसे, जैसे हमने बारसा के लिखा मिडफील्ड में इनके पास ऑलमोस्ट हर जगह पे वैसा सीन है। तो मतलब द नेम्स ऑन द पेपर इज आर जस्ट टू बिग फॉर द टीम टू नॉट डू वेल। उसके साथ तुम कंबाइन कर दो मैड्रिड मेंटालिटी। राइट, आई थिंक काफी अच्छे से कवर कर रहा है इस चीज को। एंड स्क्वाड डेथ वाला पॉइंट रहेगा ही रहेगा, मैड्रिड का बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है। सेकेंडली मैंने जो चीज पहले कही थी, आई थिंक मैड्रिड की बेस्ट टीम इन यूरोप है राइट नाउ। सिटी का कह सकते हो, आई थिंक वही अगर सिटी कहेगा तो मैं मना नहीं करूंगा, ऑन पार विद सिटी इफ नॉट बेटर। क्योंकि मतलब हर प्लेयर इस टाइम पे इस कैलिबर का है। मतलब जूड बेलिंगम बैलन डोर के लिए लड़ रहा है, विनीशियस बैलन डोर के लिए लड़ रहा है। मैन सिटी में कितने प्लेयर्स बैलन डोर के लिए लड़ रहे हैं? परहैप्स यू कैन से अर्लिंग हालैंड और क्योंकि वो लोग यूसीएल नहीं जीते ना, वो भी तो रीजन है। नहीं मतलब आगे जाके फ्यूचर में कितने लोग कॉम्पीट करने वाले, वही मैं कह रहा हूँ, रॉड्री और अर्लिंग हालैंड इस टाइम पे। फोर्डन, भाई फोर्डन का मुश्किल है भाई बैलन डोर। डेब्रोइना का तो अब नहीं होने वाला, तो उम्र हो गई, अब चांस नहीं है। 30+ तो हो ही है। तो क्या भाई, मेसी 37-36 पे जीता है। मेसी इज मेसी भाई। डेब्रोइना का सऊदी से लिंक्स आ रहे थे अभी। बट रिगार्डलेस आई थिंक यहाँ पे अभी यहाँ पे आपके पास जूड बेलिंगम है, आपके पास विनीशियस जूनियर है, जेन्युइन कंटेंडर्स जो होते हैं, किलियन एम्बापे हैं। ये तो ऐसे मतलब ये टॉप 3 आ सकते हैं भाई। हाँ एक्चुअली में तो जो एक टाइम पे वो बारसा के साथ हमें देखने को मिला था, चावी नेस्टा मेसी के साथ। हाँ वैसा टाइप का सिस्टम है। तो आई थिंक मेरे हिसाब से इफ यू आस्क मी, एंड देन अगेन ये बहुत यूजुअली मैड्रिड फैंस ये चीज बोलेंगे नहीं, क्योंकि उन्हें अपने आप पर वही वो जिंक्स नहीं मारना, अपने प्रेशर नहीं आना। भाई मैड्रिड के पास बेस्ट टीम है यूरोप में, हैंड्स डाउन। इससे बेटर टीम नहीं हो सकती आपके पास, इसलिए कोई एक्सक्यूज नहीं है। एंड देन फाइनली एंसेलोटी जो मैनेजर है, इसके अंदर सिस्टम इतना ज़्यादा वर्सेटाइल है कि आपका कोई स्पेसिफिक सिस्टम नहीं है। जो टीम आपके अगेंस्ट खेलेगी, जो टैक्टिक्स वो यूज करेगी, उसके साथ के साथ आपको पता है कि आपको उनके अगेंस्ट कैसे खेलना है। ये बेस्ट चीज है मैड्रिड की, इसलिए मैड्रिड थ्रू आउट द ईयर सक्सेसफुल रही है। आई थिंक वही बात है ना कि मैड्रिड का सुन के ऐसा लगता है बड़ा क्लब है, बहुत ईगो होगा, ये होगा वो होगा फैंस के लिए भी। बट मैड्रिड का मुझे लगता है सबसे बड़ा की टू सक्सेस पिछले 10 साल में यही रहा है कि इनमें वो ईगो नहीं है पिच के ऊपर कि हम मैड्रिड जैसे बड़े क्लब है तो हमें एक सर्टेन तरीके से ही खेलना है। अगर आपको दिख रहा है कि आप सिटी के अगेंस्ट एटिहाड में खेल रहे हो तो आप झुक कर पीछे डिफेंड भी करोगे। वो ईगो नहीं है, और वो बहुत बड़ा रीजन है इनकी जीत के पीछे, बहुत बड़ा रीजन है। आई थिंक बस वो सबके दिमाग में बस एक चीज इंस्टॉल्ड है, कोई भी गोल मारे, कुछ भी हो, हमें बस गेम जीतना है। कुछ ना कुछ करके गेम निकालना है, और कहीं से भी निकाल लेंगे। तो वो बेस्ट चीज है मैड्रिड की। नाउ कमिंग टू द वीकनेसेस, एंड यहाँ पे बहुत वीकनेस है नहीं, काफी सोचा मैंने क्या वीकनेस हो सकती है। तो आई थिंक मैं 2 पे आया हूँ, 2 में से एक मोस्ट लाइकली नहीं होने वाला। बट रिगार्डलेस पहली चीज जो होगी वो होंगे कि जो प्लेयर्स हैं ऑन द बेंच वो अनहैप्पी हो सकते हैं, क्योंकि गेम टाइम मिलना बहुत डिफिकल्ट होगा प्लेयर्स को। ऑल्दो एंसेलोटी स्क्वाड रोटेशन की बात तो ऐसे कर रहा था, उसने कहा आई हैव अ न्यू आइडिया ऐसे करके, तो लगा भाई तो कोई नई चीज बता दी क्या उसने। बट स्क्वाड रोटेशन होगी, उसने चीज एम्फोसिस डाला है। अर्दा गुलर का एक बड़ा रोल मिलने वाला है। अब यूसीएल का फॉर्मेट चेंज हो रहा तो हो सकता है और देखने को मिले। तो आई थिंक स्क्वाड रोटेशन देखने को मिलेगा तो शायद ये चीज़ कम हो जाए। बट देन अगेन भाई जो क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स है, ऐसा कैसे हो सकता है यार? मतलब कोई और टीम में जाएंगे तो लोग स्टार्टर्स होंगे भाई। ब्राहिम डियाज ने तो पिछले सीजन ऐसे परफॉर्म कर दिया, प्री सीजन में गोल मारे हैं कि वो तो एक्सपर्ट यही करेगा ना अपने मन में कि मैंने जो करना था वो कर दिया भाई, और क्या कर सकता हूँ मैं। बट देन अगेन वी विल फाइंड हिम ऑन द बेंच, क्योंकि बाकी प्लेयर्स की क्वालिटी इतनी ज्यादा अच्छी है। Although बेस्ट मैनेजर जो भी हो सकता है परहैप्स वन ऑफ द बेस्ट वो एंसेलोटी है। इसलिए मुझे लगता है कि चीज रिड्यूस होगी। बट एक बंदा जो उस लेवल पे खेल रहा है, मैं मान ही नहीं सकता भाई कि वो दुखी ना हो। अभी हमने एंड्रिक की बात नहीं करी है भाई, एंड्रिक की बात भी नहीं करी है। तो आई थिंक एंड्रिक का आई थिंक वैसा रोल होगा जैसा अर्दा गुलर का इस सीजन में था।
कि नहीं खिलाना तो वैसे भी नहीं चाहिए। हाँ, नहीं मैं चाहिए। तो बस कह रहा हूँ कि इतनी डेप्थ है, हमने अभी इंटर की बात भी नहीं करी है जिनका स्टार बॉय है। राइट, तो एक ये हो सकता है। सेकंड, जो कि लोगों ने बहुत बोला है कि ईगो क्लैशेस हो सकते हैं, आई डोंट थिंक सो। हाँ सेम, मुझे लगता नहीं कि ईगो क्लैश होगा, बट देन अगेन मतलब कुछ ना कुछ मेंशन करना तो मैंने कर दिया ईगो क्लैश होने का, क्योंकि भाई ना भाई अगर 3 प्लेयर बैलेंड डोर के लिए भिड़ रहे हैं तो यू वुड एक्सपेक्ट कि तीनों के आपस में राइवलरी भी होगी। बट एम्बापे जितने अच्छे से सेटल इन हो रहा है इस टाइम पे मैड्रिड में, सब लोग का भाईचारा है आपस में, ये लोग एक दूसरे को ही बैलेंड डोर के लिए कहते रहते हैं, तो वो जो ईगो इशूज है आई हाईली डाउट कि ये चीज़ होने वाली है मैड्रिड के अंदर। प्लस कुछ हो ना हो, मॉडरेच है उस टाइम पे एज अ लीडर, एंसेलोटी है, फ्लोरेंटिनो पेरेस है जो कि इन सबको चेक में रखने के लिए रेडी है। सही बात है। तो बहुत मुश्किल है कि ये चीज़ हो। एंड सो फाइनली कमिंग टू द अपॉर्चुनिटीज, पहला प्लेयर ऑब्वियसली कौन होगा? एम्बापे। पहला सीजन है, उसे आती अपनी वो वर्थ प्रूफ करनी होगी, इसलिए आई थिंक एम्बापे, मतलब बहुत ऑब्वियस लाइन है कहना, बट एम्बापे वो प्लेयर है जिसपे सबकी आंखें होंगी एंड सब लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि ये अननेचुरल नंबर्स टॉप स्कोरर बनना पड़ेगा, यूसीएल का भी गोल्डन बूट जीतना पड़ेगा भाई। बूट जीतना अब तो मतलब पीएसजी वाला कोटा नहीं है, अब मैड्रिड में आ गए, अब अर्लिंग हालैंड से आपको ज्यादा गोल मारने, बैलन डोर के लिए होगा उसका, यूसीएल में परफॉर्म करना पड़ेगा, तो एम्बापे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है। वी कुड सी एम्बापे विनिंग हिज फर्स्ट बैलन डोर, हो सकता है एक्चुअली, हो सकता है। सो आई थिंक एम्बापे वही बंदा है जिसकी सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी उसके पास। सेकंड आई थिंक आर्दा गुलर हो सकता है, एंड आर्दा गुलर का जो हम लोग कह रहे हैं ना ये रोल उसका इंक्रीज होने वाला है, अगर वो परफॉर्म करेगा तो एंसेलोटी का और कोई रीजन है नहीं उस चीज को बैठाने का। रॉड्रिगो की चीज हमने देखी है कि वो थ्रू आउट द सीजन कंसिस्टेंट रहने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। राइट विंगर बना रहा था गुलर को। हाँ वो खेलेगा, राइट विंगर खेलता है वो, मतलब फेनेरबाचे में भी खेलता था ना। ओरिजिनल पोजीशन उसकी जो एक्चुअली में वो तो नंबर 10 ही है, मतलब नंबर 10 राइट। अब वो लेफ्ट फुटेड है तो आई डोंट थिंक उतनी प्रॉब्लम होनी चाहिए उसे। एंड अपना उसके अंदर टर्की में भी तो राइट विंग ही खेल रहा था, सो आई थिंक इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। बट रॉड्रिगो ही वो बंदा है जो कि कंसिस्टेंट रहने में प्रॉब्लम रहती है। अगर वो बेंच होता है और आर्दा गुलर की जैसी क्वालिटी हमें देखने को मिली है वो थ्रू आउट द सीजन इम्प्रूव ही होगा। अगर वो इम्प्रूव होके परफॉर्म करता है तो आई थिंक बहुत ही अच्छा चांस है कि आर्दा गुलर को हमें एक एक्सटेंडेड पीरियड तक देखने को मिले, एंड उसमें वो कैसा परफॉर्म करता है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आर्दा गुलर के पास। एंड फाइनली जो बंदा है जिसके बारे में बात करूंगा, सरप्राइजिंगली जूड बेलिंगम नहीं है इसके अंदर। आई थिंक जो बंदा है वो विनीशियस जूनियर है। एज ऑफ नाउ अब तक रियल मैड्रिड को ऐसा कहा जाता है कि विनीशियस की टीम है, एंड वो चीज अब छिनने वाली है। तुम वेदर यू लाइक इट और नॉट, अभी एम्बापे की टीम है। तो गंदा लगता है कहते हुए, बट वो चीज कैसे हैंडल करता है, क्या वो मतलब इतना आउटपुट प्रोड्यूस कर पाता है कि उसी लेवल पर रेलेवेंट रहे, क्योंकि वो मतलब हम लोग कुछ भी कह रहे, बहुत ह्यूमन इमोशन है भाई, जेलिसी कुछ हद तक तो होगी। अभी जो हमने मुंबई इंडियंस में बात करा था, हार्दिक पांड्या से अगर आपने कैप्टनसी ले ली वो बोलेगा नहीं, बट चुभेगी अंदर बात कि वो टेंशन चली गई भाई उससे, ऐसे कैसे कर दिया। तो और विनीशियस मतलब एक थोड़ा प्रोवोकेटिव इंसान है भी, थोड़ा बच्चा इस टाइम पे, एंड इसलिए मुझे लगता है कि हो सकता है फीलिंग्स आए, तो कैसे वो उस चीज़ को मैनेज करता है, क्या वो उसी लेवल पर डिलीवर कर पाता है, उतना रेलेवेंट रह पाता है, उतना इंपॉर्टेंट रह पाता है टीम के लिए, आई थिंक रहेगा। बट देन अगेन ये वो चीज़ है जो कि हमें सीजन जैसे चलेगा तब जाके पता चलेगा। थोड़ा आउटपुट कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, वो बढ़ सकता है एम्बापे के साथ। हाँ बढ़ सकता है, तो नंबर्स थोड़े कम हो सकते हैं, एंड फिर वही बात जब आप बैलन डोर के लिए कम्पीट कर रहे हो तो हो सकता है, बट मुझे लगता है कि नहीं होना चाहिए। राइट, वैसी पर्सनालिटी नहीं है। बट नाउ फाइनली एक्सपेक्टेशंस एंड प्रेडिक्शंस, व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस? भाई जो भी ट्रॉफी आप खेल रहे हो उसमें जीतने के लिए खेलना पड़ेगा। हाँ जीतनी पड़ेगी। सो ट्रेबल की एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए, बट होगा नहीं। हाँ वो तो रियलिस्टिक वाला आ गया ना, क्या एंगल की होगा नहीं। एक्सपेक्टेशन तो होनी चाहिए बिल्कुल। मैं भी ये कह रहा हूँ कि भाई अगर कोई मैड्रिड फैन कह रहा है कि उसकी एक्सपेक्टेशन नहीं है ट्रेवल की, भाई अब नहीं तो कब? मतलब अगर अभी नहीं है, जो मैं कह रहा हूँ सिटी फैंस वो तक कहते हैं भाई ये कि हमें ट्रेबल की एक्सपेक्टेशन है। मैड्रिड फैंस सिर्फ इसलिए नहीं कहते क्योंकि ये लोग आज तक जीते नहीं है, पता है भाई। अगर इस स्क्वाड के साथ करना चाहते हैं उस चीज को, हाँ वो करना नहीं, एक्सेप्ट नहीं करते उस चीज को। अगर आप अब इस टीम के साथ नहीं जीत सकते ट्रेबल, तो किस टीम के साथ जीतोगे भाई? उस रोनाल्डो वाले टाइम पे बार्सिलोना थी जहां पे मेसी भी था, वहां पे उनकी टीम ही बहुत अच्छी थी, एमएनएम थे भाई, एमएनएम थे। तो तब आप क्या नहीं थे बेटा, हाँ टेस्ट कर रहा था मैं, एमएसएन थे, और राइट। तो मतलब उस टाइम पे आप क्या, तब भी आप कह सकते थे कि चलो एक और टीम है जो बहुत अच्छा है। यहाँ पे तो भाई डोमेस्टिकली आपको सारी टीम ट्रॉफी के साथ कॉम्पीट करना है, आपको चैंपियंस लीग के लिए कॉम्पीट करना है।
अगर इस टीम के साथ ट्रेबल नहीं जीतते तो फिर नहीं जीत मेन पॉइंट ये है कि आप बहुत टाइम बाद एक गैलेक्टिको वाली टीम लेके आए हो, बहुत टाइम गया वैसे तो मैड्रिड की, भाई क्या ही बोलूँ मैं, लेकिन हाँ ऑन पेपर एटलीस्ट, एंड कोइंसिडेंटली आपका जो बिगेस्ट राइवल है उस टाइम, अभी इस टाइम पे वो एक ग्रोइंग स्टेज पे है, वो अपनी पीक पे पहुंचा नहीं है अभी। तो जो पिछला वाला डेकेड था जब यूसीएल के लोग ट्रेबल जीते थे, 3 ट्रेबल क्या मतलब वो 3 पीट करा था इन लोगों ने, तब ये भी था कि मतलब उस टाइम पे 15-16 के आसपास जो वो जनरेशन थी बार्सा प्लेयर्स की, वो अपने सीलिंग हिट कर चुकी थी, फिर वहां से नीचे आना शुरू हो गए थे अगले 2-3 सालों में। अभी ये वाली जो टीम है ये अभी सीलिंग हिट ही नहीं करी है, ये अभी ग्रो करना शुरू हुई है, और आप यहाँ पे ऑलरेडी राजा की तरह बैठे हो एज द डिफेंडिंग यूसीएल चैंपियन एंड ला लीगा चैंपियन। तो इससे बेटर, क्योंकि आपको कोई भी कंपटीशन जीतना उसमें 2 फैक्टर्स हैं, आप कैसे और आपका ओपोनेंट कैसा है, तो वो दोनों चीजें भी मैड्रिड के फेवर में, तो अभी तो कोई एक्सक्यूज है ही नहीं, आपको एम तो करना चाहिए। ये पॉइंट तो एक्चुअली इतना अमेजिंग है कि अभी तो सीलिंग हिट ही नहीं करे, अभी 5 साल में जाके लोग अपने टॉप पे जाएंगे अभी, और अभी से लोग टॉप पे बैठे हुए हैं, तो ये तो है। एंड देन रियलिस्टिकली मैं यही कहूंगा कि मैड्रिड यूसीएल जीत रही है, मैड्रिड लीग जीत रही है, और मैड्रिड सुपर कप जीत रही है। आई थिंक कोपा डेल रे मैड्रिड नहीं जीत सकी, कोपा डेल तो नहीं जीत रही भाई। ला लीगा तो हाँ मतलब बहुत लाइक, अभी अगर हमने बार्सा के लिए कहा है कि अनलाइकली, तो और कौन सी मैड्रिड ही है, राइट भाई। यूसीएल फिर से, मतलब मैं वही कह रहा हूँ ना कि एटलीस्ट 1 साल का तो गैप होना चाहिए भाई। ऐसा कोई रीजन है जिसके वजह से मैं ना बोलूं, ऐसा वो होता है कि आप डिफेंड नहीं कर सकते, 3 पीट कर चुकी है मैड्रिड इस टाइम पे, जैसा मैंने कहा बेस्ट टीम है, तो मैं क्यों ना बोलूं कि यूसीएल नहीं जीत सकते। सिटी और मैड्रिड ही तो है इस टाइम पे, लास्ट सीजन की स्क्वाड के साथ अगर हम लोग सिटी से जीत गए तो इस टीम के साथ क्यों नहीं जीत सकते। तो मतलब मैं जो भी कह रहा हूँ ये रियलिस्टिकली आई थिंक मैड्रिड फैंस की एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए। वो भी है ना कि सिटी ने उससे पहले भी 4-0 पीटा था, हाँ राइट, तो क्या पता इस साल दोबारा पीटे। मैं वही कह रहा हूँ कि अपग्रेड हर एक तगड़े सीजन के बाद यूजुअली हम देखते हैं कि थोड़ा सा एक डिप आता है एंड फिर परहैप्स आप रीगेन कर लेते हो उसको। तो क्या वो डिप हमें इस साल देखने को मिल सकता है मैड्रिड से, हल्का सा जो डिप है वो? आई होप नॉट एंड आई थिंक सो नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि एम्बापे एक रेडीमेड प्रोडक्ट है, आते ही वो बंदा गोल मारना स्टार्ट करेगा, जैसे अर्लिंग हालैंड ने आते ही ट्रेबल जिता दिया था। क्या पता है एम्बापे आते रियल मैड्रिड को ट्रेबल जिता भाई। वैसे सेम भाई मैं रियलिस्टिकली अगर सोचूं, ये वाली एम्बापे के साथ ये लोग खेलने वाले हैं, कैसे नहीं जीतेंगे? वही तो मतलब क्या एग्जैक्टली रीजन क्या है, क्यों ना बोले जीते? सब चीजें तो बैक कर रही हैं इस चीज को, तो क्यों ना घमंडी हो आदमी, क्यों ना ग्रीडी हो आदमी, घमंड टूट जाए बस किसी तरीके से। बट हाँ भाई मतलब आपको कहना पड़ेगा, ला लीगा यूसीएल तो हो रहा है भाई। हाँ राइट। सुपर कप भी हो सकता है वैसे, आई होप ना हो, बट ये 2 ट्रॉफीज तो लग रहा है भाई जो मेजर ट्रॉफीज है। सो ऑन दैट नोट एंड होपफुली मैड्रिड इस चीज़ को करती है, लेट्स एंड दिस पॉडकास्ट। जो हमने टॉपिक्स डिस्कस करा आई होप आप लोगों को पसंद आए हो। सो आपके जो भी ओपिनियंस थे उन सब पे डू लेट अस नो इन द कमेंट्स। बाकी इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए ताकि आपको जब भी नई पॉडकास्ट आए आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप टाइम से देख सको उस चीज़ को। जो नेक्स्ट पॉडकास्ट होने वाली है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगी, इसको भी जाके देखिए और वहाँ पर भी कमेंट करके हमें बताइए कि आपको वो पॉडकास्ट कैसा लगा।